ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुपर जीन 2 एवोल्यूशन अध्याय 351। लिन शेन ने रिंग माउंटेन प्लैनेट पर म्यूटेंट सुपरसोर्स ड्रैगन की खोज की, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ म्यूटेंट प्राणियों की संख्या रियल किंग प्लैनेट के बराबर भी नहीं थी, जिससे एक भी ढूंढना मुश्किल हो गया। लिन शेन केवल उन सुपरसोर्स ड्रैगन में से चुन सकता था जिन्हें उसने पहले नहीं मारा था, ताकि डेथ पाउडर के सोल हार्वेस्टिंग कौशल के डराने वाले प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिल सके। चूंकि उसे वैसे भी कोई म्यूटेंट प्राणी नहीं मिला था, इसलिए लिन शेन ने साधारण सुपरसोर्स ड्रैगन से लड़ते समय लाइफ बेस का उपयोग न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने केवल अपनी उंगलियों का उपयोग करके उनसे लड़ने का फैसला किया। हालांकि उसने आज ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन के खिलाफ जीत हासिल की, लेकिन इसे सच्ची जीत नहीं माना जा सकता। कौशल के मामले में ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन बेजोड़ नहीं था। वह हर बार जब वह समान विरोधियों का सामना करता था तो वह लगातार युद्ध नहीं लड़ सकता था। इस तरह की आमने सामने की स्थितियों में जहां युद्ध संभव था, लिन शेन के पास हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। लड़ाई के दौरान लिन शेन ने सोचा कि दूसरों के बल का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन की तकनीक का मुकाबला कैसे किया जाए। बलपूर्वक जीतना कोई अच्छा विकल्प नहीं था, भले ही वह ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन को पूरी ताकत से हरा सकता था। बाद में जब उसका सामना ऐसे विरोधियों से होगा जिनकी ताकत और गति उससे कम नहीं थी, तो वह क्या करेगा। चाहे लिन शेन कितना भी शक्तिशाली और तेज क्यों ना हो जाए, हमेशा उसके जैसे ही ताकतवर दूसरे लोग होंगे, जब तक कि एक दिन वह ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति न बन जाए। अन्यथा ये रास्ता अंततः अपूर्ण था। लिन शेन के लिए बिना किसी बाहरी प्रयास के जीतना मुश्किल था, क्योंकि वह दूसरों के बल का इस्तेमाल करने में माहिर नहीं था। ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन की तुलना में उसकी अपनी ताकत पर उसका नियंत्रण कमज़ोर था। इसलिए बहुत चिंतन के बाद लिन शेन ने सोचा कि अपनी क्षमताओं को देखते हुए विरोधियों के बल का इस्तेमाल करने के कौशल को तोड़ने का कोई तरीका हो सकता है। सफिंग फिस्ट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए वह ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन को इससे बिल्कुल भी नहीं मार सकता था। MVLA योजक चिन्ह novelbun.net पर अनुभव की कहानियाँ। अगर वह अपनी शक्ति को केंद्रित करना चाहता था तो मुट्ठी से ऐसा करना ज़्यादा मुश्किल था। अगर वह अपनी मुट्ठी की शक्ति को उंगली की शक्ति में बदल सकता तो दूर से बल को केंद्रित करना ज़्यादा आसान होता। तब उंगली की शक्ति को सुई की बारीक नोक पर केंद्रित करके वह प्रभावित क्षेत्र को कम कर देता, जिससे ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन के लिए उसके खिलाफ बल का इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। इसके अलावा सुई की नोक पर शक्ति को केंद्रित करने से अंतरिक्ष में छेद करते समय वायु प्रतिरोध कम हो जाता, जिससे गति बढ़ जाती। नोक जितनी बारीक होगी उतनी ही ज़्यादा। बेशक सफिंग मुट्ठी को इस तरह की उंगली की शक्ति में बदलना असंभव था, क्योंकि उस गति के बिना सफिंग मुट्ठी की विशेषताओं का उपयोग नहीं किया जा सकता था, और यह अब सफिंग मुट्ठी नहीं रह जाती। तो लिन शेन का असली इरादा 28 मुट्ठियों की स्थानिक मुट्ठी शक्ति को स्थानिक उंगली शक्ति में बदलना था, ताकि सुई की नोक की तरह बल की एकाग्रता प्राप्त की जा सके। लिन शेन ने अपनी मुट्ठियों के स्थान पर अपनी उंगलियों का उपयोग करके 28 मुट्ठियों के कौशल का अभ्यास किया। वास्तव में उंगलियों या मुट्ठियों का उपयोग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही अंतरिक्ष के माध्यम से बल प्रक्षेपित कर सकते थे। हालांकि उंगली की शक्ति अभी भी वही आक्रामक और दबंग दृष्टिकोण थी। इसे सुई की नोक बल की परिष्कृत तकनीक में बदलना निस्संदेह बहुत चुनौतीपूर्ण था, और लिन शेन केवल धीरे धीरे प्रयोग और अन्वेषण कर सकते थे, हर कोण से संभावनाओं की तलाश कर सकते थे। इससे पहले कि वह कोई प्रगति कर पाता, समय आ गया और लिन शेन को विशाल रिंग स्टार पर अपने कमरे में वापस ले जाया गया। ये लगभग अंधेरा हो गया है। लिन शेन ने उत्साह की लहर महसूस की, क्योंकि वह आखिरकार तियानजुन से अग्नि बीज प्राप्त करने वाला था। प्रतीक्षा अक्सर एक लंबी प्रक्रिया थी। भले ही 1 घंटे से भी कम समय बचा था, लिन शेन को ऐसा लग रहा था जैसे हर मिनट अनंत काल तक चल रहा हो। अंत में जब समय बीत गया तो आसमान अचानक काला हो गया, और लिन शेन ने जल्दी से नाइटग्लो फ्लावर निकाला और चुपके से तियानजुन के कमरे की ओर चल पड़ी। तियानजुन के दरवाजे पर पहुंचकर लिन शेन ने एक गहरी सांस ली और फिर दस्तक दी। अगले ही पल दरवाज़ा खुला, जिसमें तियानजुन दिखाई दी, जिसने सावधानीपूर्वक खुद को तैयार किया था। तियानजुन का मूड भी उतना ही तनावपूर्ण था। वर्षों से वह हमेशा दुनिया में आगे बढ़ने का प्रयास करती रही थी, और ऐसा नहीं था कि उसने कभी किसी पर निर्भर होने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उसकी मिश्रित विरासत के कारण उसके लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं था जो उसका दिल जीत सके। उसके समान स्थिति वाले शुद्ध रक्त वाले दिव्य पुरुष मिश्रित रक्त वाले दिव्य पुरुष से शादी नहीं करना चाहेंगे। उससे कम हैसियत वाले लोग, शायद उनमें से ज़्यादातर उसकी हैसियत और प्रभाव पर नज़र गड़ाए हुए थे, और अपने समर्थकों की ताकत से वे उन उपलब्धियों को भी छीन सकते थे जिसके लिए उसने सालों तक कड़ी मेहनत की थी। इसलिए तियानशुन के लिए एक आदमी ढूंढना सिर्फ साथी ढूंढने के बारे में नहीं था, इसमें बहुत सारे कारकों पर विचार करना शामिल था।
तियानशुन ने लिन शेन पर अपनी नज़रें इसलिए रखीं क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को पालना चाहती थी जो भविष्य में उसकी मदद कर सके, और इस अवधि के दौरान लिन शेन के प्रदर्शन ने उसे निराश नहीं किया था। वास्तव में उसके पास असीम क्षमता थी। आज उसने लिन शेन पर सबसे सुंदर छाप छोड़ने की उम्मीद में सावधानी से कपड़े पहने थे। दुर्भाग्य से उसका प्रयास स्पष्ट रूप से व्यर्थ था, क्योंकि लिन शेन ने केवल एक मोज़ेक देखा, सबसे सुंदर दृश्यों का आनंद लेने में असमर्थ। लिन शेन की अभिव्यक्ति को सामान्य देखकर उसने जो आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया की कल्पना की थी, उसके बिना तियानशुन को थोड़ी निराशा हुई और उसे अपने आकर्षण पर संदेह होने लगा। हालांकि तियानशुन बाई शेनफेई जैसी भोली लड़की नहीं थी। उसने जल्दी से अपना संयम संभाला, भूमि और बिस्तर पर एक आकर्षक मुद्रा में बैठ गई और अपना सबसे सुंदर घुमावदार पक्ष लिन शेन को दिखाया। अगर लिन शेन उसे देख पाता तो वह निश्चित रूप से सुंदरता और कामुकता के लिए उचित प्रशंसा दिखाता। इसे आजमाओ, तियानजुन ने कहा, ये देखते हुए कि लिन शेन कुछ हद तक घबराया हुआ था। ये सोचकर कि वह उसकी सुंदरता से प्रभावित है, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने एम्बर लिक्विड से भरे 2 कप लिए और एक लिन शेन को दिया। यह क्या है? लिन शेन ने कप लेते हुए अंदर के लिक्विड को देखते हुए पूछा। मुख्य रूप से एक राक्षसी रोह जानवर के आरोही लिक्विड से बना ये दानव लिक्विड न केवल बेस म्यूटेशन दर को बढ़ा सकता है, बल्कि मन को शांत कर सकता है, आत्मा को आराम दे सकता है और नींद में मदद कर सकता है, तियानजुन ने एक छोटा घूंट लेते हुए समझाया। लिन शेन ने सुना कि यह बेस म्यूटेशन दर को बढ़ा सकता है, तुरंत इसका स्वाद लिया। ये स्वाद सुगंधित था, गले से नीचे जाते ही गर्म महसूस हुआ और पेट में पहुंचते ही उसे तुरंत पूरे शरीर में आरामदायक गर्मी का एहसास हुआ। अच्छा सामान, लिन शेन ने टिप्पणी की क्योंकि उसने शेष दानव तरल को एक घूंट में खत्म कर दिया, कप नीचे रख दिया और तियानजुन के बगल में बैठ गया। शांत और दृढ़ होने का नाटक करते हुए उसने तियानजुन की कमर के चारों ओर एक हाथ लपेटा और कहा, मेरे प्रेमी, क्या हम अब आराम कर सकते हैं? अप्रत्याशित रूप से तियानजुन ने पहल की, पीछे से लिन शेन को गले लगाया। उसके पंखों ने भी उसे घेर लिया। लिन शेन को पूरी तरह से अपने भीतर लपेटते हुए वे बिस्तर पर वापस गिर गए। गालों को छूना और कोमल दुलार करना, लिन शेन ने तियानजुन के शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस किया। सेलेस्टियल का शरीर का तापमान मनुष्यों की तुलना में अधिक था, इसलिए तियानजुन का आलिंगन बहुत गर्म लगा। शायद दानव तरल के प्रभाव के कारण या तियानजुन के आलिंगन में इतने सहज होने के कारण लिन शेन जल्द ही सो गया। जब लिन शेन जागा तो दिन का उजाला हो चुका था, लेकिन वह तियानजुन की आकृति को नहीं देख सका बिस्तर पर। लिन शेन जल्दी से उठे और चारों ओर देखा, पाया कि तियानजुन वास्तव में अब कमरे में नहीं था। बेडसाइड टेबल पर एक नोट था। छोटे प्रेमी, एक महिला के साथ इस तरह से व्यवहार करना आपके लिए बहुत अशिष्टता है। मैं आपको केवल एक बार माफ करूंगा, नोट में लिखा था। ये अशिष्टता वास्तव में क्या संदर्भित करती है? क्या यह मेरे प्रस्ताव में बहुत अधिक अभिमानी होने के बारे में है, या? लिन शेन ने खुद को एक पल के लिए चिंतन में खोया हुआ पाया। जल्द ही लिन शेन ने नोट को एक तरफ रख दिया, क्योंकि उसने पहले ही अग्नि बीज में बदलाव महसूस कर लिया था। कोई नया अग्नि बीज नहीं निकला था, लेकिन स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी का पूरा होना 20% हो गया था। ऐसा लगता है कि मुझे पूरी स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी प्राप्त करने के लिए अभी भी 8 और अग्नि बीजों के साथ सोने की जरूरत है। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? लिन शेन कुछ परेशान था। अग्नि बीज प्राप्त करना वास्तव में लिन शेन के लिए बहुत खुशी का कारण था। ऐसा उत्तम अग्नि बीज प्राप्त करना इतना कठिन था, इसकी क्षमताएं बिल्कुल असाधारण होनी चाहिए। एक अपूर्ण अग्नि बीज पहले से ही स्वर्ग के लिए बलिदान करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, इसलिए कोई शायद ही कल्पना कर सकता है कि एक पूर्ण अग्नि बीज कितना शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि विशाल ब्रह्मांड में स्वर्ग को चुनौती देने वाले अस्थि अग्नि बीज के साथ शेष 8 लोगों को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। लॉर्ड तियानजुन कई दिनों से गायब थे। तियानजिन के अनुसार लॉर्ड तियानजुन व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग शिखर स्टार पर गए थे ताकि वे स्वर्गारोहण पूल के प्रभारी सेलेस्टियल को मना सके, ताकि लिन शेन और तियानजिन दोनों इसका उपयोग कर सकें। तियानजिन के लिए खुद कोई समस्या नहीं थी। वह शुद्ध सेलेस्टियल वंश की थी और एक कुलीन वंश से थी, इसलिए उसके लिए स्वर्गारोहण पूल तक पहुंच पाना मुश्किल नहीं था। कठिनाई लिन शेन के साथ थी, जो एक बाहरी व्यक्ति था जो स्वर्गारोहण पूल का उपयोग करना चाहता था। ये स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही परेशानी भरा मामला था। लॉर्ड तियानजुन ने इसके लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके पास संपर्क बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्काई पिनिकल स्टार पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिर लॉर्ड तियानजुन कैसे दिखते हैं? अग्नि बीज प्राप्त करने के बाद लिन शेन लॉर्ड तियानजुन की उपस्थिति के बारे में उत्सुक हो गए और वीडियो संचार पर विचार किया, लेकिन फिर इसे बेहतर समझा। लिन शेन ने उस पल के लिए पहली झलक को बचाने का फैसला किया जब वह उसे व्यक्तिगत रूप से देखेगा, जो एक तरह का सम्मान भी था।
अब लिन शेन की दैनिक गतिविधियां बहुत थीं, फिंगर स्किल का अध्ययन करना, विकास सिद्धांत की खोज करना, उत्परिवर्तित आरोही प्राणियों का शिकार करना और डेथ पाउडर के लिए सोल हार्वेस्टिंग को बढ़ाने के लिए सुपरसोज ड्रैगन को मारना। जल्द ही लिन शेन व्यस्तता और बिना आराम के दिनों को बर्दाश्त नहीं कर सका। यह नहीं चलेगा, इस तरह से जारी रखना बहुत अक्षम है, मुझे एक तरीका सोचना चाहिए। लिन शेन ने इस पर ध्यान से सोचा। फिंगर स्किल और एवोल्यूशन थ्योरी का अध्ययन करना ऐसे कार्य थे जो उसके स्थान पर कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन म्यूटेड स्पिरिट बेस और म्यूटेड असेंशन लिक्विड से निपटना जरूरी नहीं था कि उसे खुद ही करना पड़े। अगर उसके पास पैसा होता तो वह आसानी से म्यूटेड स्पिरिट बेस और म्यूटेड असेंशन लिक्विड खरीद सकता था। उन्हें खुद खोजने की जरूरत नहीं थी। आमतौर पर असेंडर अपने बेस म्यूटेशन दर को बढ़ाने के लिए सामान्य असेंशन लिक्विड का उपयोग करते थे। निर्वाण प्राणी जो म्यूटेड असेंशन जीवों का शिकार करते हैं और म्यूटेड असेंशन लिक्विड प्राप्त करते हैं, उन्हें इसका उपयोग नहीं होता है और कुछ इसे बेच देते हैं, हालांकि अधिक कीमत पर, या बेचने के बजाय इसके साथ वस्तु विनिमय करते हैं। जब तक उसके पास व्यापार के लिए पर्याप्त पैसा या मूल्यवान वस्तुएं थीं, वह इन चीज़ों को प्राप्त कर सकता था। लिन शेन को एहसास हुआ कि अगर वह पैसे की समस्या को हल कर सकता है तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। म्यूटेड जीवों का सामना करना किस्मत की बात थी और इसके लिए खोज करने में बहुत समय लगाना पड़ता था। लेकिन पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं था। उसे बस एक आकर्षक अवसर खोजने की जरूरत थी और पैसा आना शुरू हो जाएगा। लगता है मुझे पैसे कमाने के बारे में सोचना होगा। लिन शेन ने अपने विचारों को फिर से डेथ पाउडर के सोल हार्वेस्टिंग कौशल पर केंद्रित कर दिया। डेथ पाउडर के सोल हार्वेस्टिंग कौशल में हाल ही में काफी सुधार हुआ था। 4 प्रकार के सुपरसोज ड्रैगन पहले से ही 100 पर थे और कई और दर्जनों बार मारे गए थे। जब लिन शेन अब पेटेरोसॉर जैसे जीवों से लड़ता था तो एक निश्चित संभावना थी कि वह उन्हें वश में कर सकता था। ये संभावना लगभग 20% थी, जो कि काफी अधिक थी क्योंकि डेथ पाउडर अभी तक आरोही नहीं हुआ था। निश्चित रूप से आरोही के बाद सफलता की दर और भी अधिक होगी। बैककोट यानी जब लिन शेन ने 5 पेटेरोसॉर से लड़ाई की तो उनमें से एक ने लिन शेन के सामने आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना। एकमात्र अफसोस ये था कि अगर कोई पेटेरोसॉर पहली लड़ाई में हार नहीं मानता तो वह कभी हार नहीं मानता। इसलिए पालतू जानवरों को वश में करने के लिए सोल हार्वेस्टिंग का उपयोग करने से एक ही प्राणी पर केवल एक ही मौका मिलता था। यही कारण था कि लिन शेन 3 सिर वाले ड्रैगन के पीछे नहीं गया था। उसने डेथ पाउडर के ऊपर चढ़ने तक इंतजार करने और फिर 3 सिर वाले ड्रैगन को वश में करने की कोशिश करने की योजना बनाई, जिससे सफलता की संभावना अधिक होगी। डेथ पाउडर और सोल हार्वेस्टिंग के सुधार के लिए लिन शेन ने इसे खुद करने का इरादा नहीं किया। उसने वेई वुफू को मैकेनिकल घड़ी और डेथ पाउडर दिया और उसे सुपरसोज ड्रैगन का शिकार करने के लिए रिंग माउंटेन प्लेनेट पर जाने के लिए कहा, एक ऐसा काम जिसे वेई वुफू सबसे अच्छे से कर सकता था और करने के लिए तैयार था। लिन शेन ने वेई वुफू को ढूंढा और अपने विचार साझा किए। दोनों में तुरंत दोस्ती हो गई। वेई वुफू ने आइटम लिए और सीधे रिंग माउंटेन प्लेनेट पर चला गया। आखिरकार लड़ाई करना उसकी खूबी थी। बड़ी बहन चीजों को सही रास्ते पर ला रही थी। यू और गांव में रहने वाले कई इंसान जो म्यूटेटर थे, उन्हें बड़ी बहन ने भर्ती किया था और अब वह फायर सीड्स खरीद रही थी और एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही थी जहां सबसे ज्यादा फायर सीड्स का उत्पादन होता था। हालांकि उन्होंने फायर सीड्स लगाने की भी कोशिश की, लेकिन ये बहुत सफल नहीं रहा। पौधे में बस बीज नहीं थे और एक पौधे के नीचे केवल एक फायर सीड काटा जा सकता था, जिससे बड़ी मात्रा में इसे प्राप्त करना मुश्किल हो जाता था। अच्छी बात यह थी कि बेस म्यूटेशन प्लांट होने के कारण इसे चुनने के बाद भंडारण की कोई चिंता नहीं थी। यह शायद ही कभी खराब होता था, जो लंबे समय तक बड़ी मात्रा में भंडारण के लिए एक बड़ा फायदा था। भूमि का प्रबंधन N117 द्वारा किया जाता था और फायर सीड्स का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए इसे N117 से पट्टे पर लेना पड़ता था। हालांकि इस तरह के मामूली मामले का प्रबंधन N117 द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जाता था, बल्कि उसके अधीन एक विभाग द्वारा किया जाता था। बड़ी बहन उस विभाग के प्रबंधक के साथ बातचीत कर रही थी और वे अभी तक कीमत पर सहमत नहीं हुए थे। अभी बड़ी बहन का पक्ष बिना ये जाने कि यह कब पैसा बनाना शुरू करेगा या बिल्कुल भी नहीं करेगा, निवेश करता रहा, इसलिए फिलहाल इस पर भरोसा करने की कोई उम्मीद नहीं थी। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और स्टार बेल्ट में एक वाणिज्यिक द्वीप पर जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड और म्यूटेटेड स्पिरिट बेस बिक्री के लिए हैं और संयोग से उनके पास मौजूद सुपरसोज ड्रैगन पेट कैप्सूल के बैच की कीमत बढ़ाने के लिए। वह पहले ही स्वर्गारोहण कर चुका था और लॉर्ड तियानजुन के मजबूत समर्थक होने के कारण उसे इस बात का डर नहीं था कि वह अजीब व्यक्ति उसे फिर से परेशान करेगा। जब लिन शेन वाणिज्यिक द्वीप पर गया तो तियानजिन कुछ सेलेस्टियल और कई अन्य उच्च श्रेणी की प्रजातियों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। तियानजिन, मैंने सुना है कि आपकी चाची ने एक छोटे मानव सुंदर लड़के को अपने साथ ले लिया है। सावधान रहें कि वह सुंदर लड़का आपकी चाची से सारी अच्छी चीजें न छीन ले, एक गैलिक व्यक्ति ने मजाक में कहा, जबकि वे सभी मजे कर रहे थे।
वह क्या है? बस एक खिलौना जिसे कभी भी फेंक दिया जा सकता है, तियानजिन ने अपने पे को पीते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। आप ऐसा नहीं कह सकते, मैंने सुना है कि वह छोटा मानव सुंदर लड़का काफी सक्षम है। आपकी चाची उसे स्वर्गारोहण पूल में पुनर्जन्म के लिए स्काई पिनिकल स्टार पर भेजने की योजना भी बना रही है। स्वर्गारोहण पूल एक ऐसी जगह है जहां केवल सेलेस्टियल रेस के उच्च श्रेणी के कुलीन लोग ही पहुंच सकते हैं। नीच जाति के किसी व्यक्ति को वहां जाने का क्या अधिकार है? तियानशिन, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। महिलाएं अक्सर तर्कहीन होती हैं। क्या होगा अगर तुम्हारी चाची उसके प्यार में पड़ जाए और सारी अच्छी चीजें उसे सौंप दे? तुम क्या करोगे? भगवान तियानजुन के साथ तुम्हारे रिश्ते के कारण क्या वे चीजें तुम्हारी नहीं होनी चाहिए थीं? हाँ, तुम उस बच्चे को फायदा उठाने नहीं दे सकते। लोगों का एक समूह बात कर रहा था, सभी अपनी सलाह पर नाराज थे। तियानशिन को कुछ हद तक आश्वस्त देखकर गैलिक व्यक्ति ने कहा, भाई तियानशिन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए एंजल रिवॉल्वर का एक असेंशन संस्करण तैयार किया है? मुझे कैसे पता चला कि एंजल रिवॉल्वर अब उस छोटे मानव सुंदर लड़के के हाथों में है? धमाका! तियानशिन के हाथ में रखा कप टेबल पर जोर से गिरा, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। क्या बात है, तुम लोग यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो या क्या? गैलिक व्यक्ति हंसा और बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम सभी अच्छे दोस्त और भाई हैं। दूसरों के बारे में सच्चाई कौन नहीं जानता और कौन किस पर हंसेगा? हमें लगता है कि यह तुम्हारे लिए शर्म की बात है और हमें चिंता है कि जो तुम्हारा होना चाहिए वह उस सुंदर लड़के द्वारा छीन लिया जा सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब नहीं जानता? तियानशिन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, क्योंकि वह स्पष्ट निराशा के साथ बोला, मुसीबत यह है कि मुझे नहीं पता कि उस सुंदर लड़के ने मेरी चाची को किस तरह का प्रेम मिश्रण खिलाया, लेकिन वह जो भी कहती है वह करती है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। .net, तुम समझ रहे हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? छोटे भाई तियानशिन, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यह कितना खतरनाक है? तुम्हें उस सुंदर लड़के से निपटने का कोई रास्ता निकालना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि वह स्थिति का फायदा न उठा पाए। गैलिक व्यक्ति ने तियानशिन के लिए एक और तरल डालते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं उससे निपटना नहीं चाहता? मैं भाइयों के बीच मजाक का पात्र बनने से नहीं डरता, लेकिन उस सुंदर लड़के के पास कुछ असली हुनर हैं, मैं वास्तव में उसे हरा नहीं सकता। पैराडाइज आइलैंड पर हर कोई जानता है कि मेरी चाची उससे बहुत प्यार करती है, और कोई भी उससे निपटने में मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? तियानशिन ने उत्तेजित होकर कहा। अरे, मुझे लगा कि यह कोई गंभीर बात है। यह आसान है, अगर तुम उससे निपटना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, गैलिक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। इसे भूल जाओ, तुम लोग अभी स्टार बेल्ट में मुश्किल से गुजारा कर रहे हो। अगर तुम लिन शेन से निपटने में मेरी मदद करोगे, जब मेरी चाची वापस आएगी तो तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। मैं अपने दोस्तों को ऐसे मामलों में शामिल नहीं कर सकता। तियानशिन ने अपना सिर हिलाया। भाई, चिंता मत करो, हम इतने मूर्ख नहीं हैं। अगर तुम सच में उसके बारे में कुछ करना चाहते हो तो मेरे पास एक शानदार विचार है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह बिना किसी कानाफूसी के हो, उसे बिना जाने कैसे मरने दो, यहाँ तक कि लॉर्ड तियानजुन को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगेगा। गैलिक व्यक्ति ने तियानशिन के कंधे पर हाथ रखते हुए एक भयावह हंसी के साथ कहा। क्या विचार है? तियानशिन ने आश्चर्य से कहा। तुम्हें सिहात द्वीप के बारे में पता है न? उस जगह पर सभी तरह की उड़ान वर्जित है, वहाँ केवल नाव से ही जाया जा सकता है। हाल ही में उन्होंने वहाँ एक विशेष प्रकार के उत्परिवर्तित आरोही प्राणी की खोज की। आपको बस इस जानकारी का उपयोग करके उस सुंदर लड़के को लुभाने और द्वीप पर उससे निपटने की आवश्यकता है। फिर उस उत्परिवर्तित आरोही प्राणी पर दोष मढ़े और कोई भी समझदार नहीं होगा, गैलिक व्यक्ति ने समझाया। क्या आपको लगता है कि मेरी चाची मूर्ख हैं? अगर लड़ाई के संकेत हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें पता चल जाएगा कि यह हम थे? तियानशिन ने गुस्से से कहा। शांत हो जाओ, मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की है। द्वीप पर उत्परिवर्तित आरोही प्राणी के बारे में खबर वास्तव में झूठी है। वास्तविकता यह है कि एक निर्वाण प्राणी, जो मूल रूप से भूमिगत सो रहा था, जाग गया है। उत्परिवर्तित आरोही प्राणी को मारने वाले सभी आरोही नष्ट हो गए हैं, और बाहरी लोगों को अभी भी इस बारे में पता नहीं है। आपको बस लिन शेन को इस खबर की भनक लगने देनी है। जब तक वह सिहात द्वीप पर जाता है, वह निर्वाण प्राणी उसकी देखभाल करेगा, इसका हमसे क्या लेना देना है? गैलिक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी कोई चीज़ है? यह एक शानदार विचार है। क्या आपको यकीन है कि यह सिहात द्वीप पर एक निर्वाण प्राणी है और कोई उत्परिवर्तित प्राणी नहीं है? तियानशिन ने अपनी जांघ पर थपकी दी, बहुत खुश हुआ। मेरी जानकारी पूरी तरह से विश्वसनीय है, निश्चिंत रहें। बस उस सुंदर लड़के को वहां ले जाओ और काम हो जाएगा, गैलिक व्यक्ति ने अपनी छाती पीटते हुए कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे तुम्हारे जैसा बड़ा भाई मिला है जो इतना शानदार विचार लेकर आया है।
तियानशिन ने व्यक्तिगत रूप से गैलिक व्यक्ति के लिए एक कप तरल डाला। अपना कप उठाते हुए उसने कहा, बस इतना ही, ये कप उस सुंदर लड़के को खत्म करने में मेरी मदद करने के लिए बड़े भाई को धन्यवाद देने के लिए है। एक बार काम पूरा हो जाने के बाद आपको भरपूर इनाम मिलेगा। हम अच्छे दोस्त हैं भाई, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं, है ना? आप इसे बहुत औपचारिक बना रहे हैं। गैलिक व्यक्ति ने भी अपना प्याला उठाया और एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया। नहीं नहीं, तियानशिन ने अचानक अपना सिर हिलाया जैसे कि उसने अभी कुछ सोचा हो और परेशान हो गया। अब क्या हुआ? गैलिक व्यक्ति ने हैरान होकर तियानशिन की ओर देखा। सिहा द्वीपची परिवार का क्षेत्र है, हम वहां नहीं जा सकते। भले ही लिन शेन जाना चाहे, वह सिहा द्वीप तक नहीं पहुंच पाएगा। अफसोस, ये योजना काम नहीं करेगी। तियानशिन ने एक आह भरते हुए अपनी निराशा व्यक्त की। गैलिक व्यक्ति जोर से हंसा, और यहाँ मुझे लगा कि यह कुछ गंभीर है। ये बस एक मामूली मुद्दा है। मैंने आपके लिए पहले से ही इसके बारे में सोचा है। मेरे पास ची 118 द्वारा जारी किया गया एक मार्ग आदेश है। इसके साथ आप सिहा द्वीप जा सकते हैं। बस इसे अपने साथ वापस ले जाओ। गलती करने का नाटक करो ताकि वह इसके बारे में जान जाए, और आपके मार्ग आदेश को देखकर मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या करना है ना? ये योजना एकदम सही है। तियानशिन मार्ग आदेश उठाते हुए बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और एक गंभीर नज़र के साथ उसने मार्ग आदेश नीचे रख दिया और अपना सिर हिलाया। बड़े भाई, ये योजना काम नहीं करेगी। ये फिर से काम क्यों नहीं करेगी? क्या आपको डर है कि वह बच्चा इसके झांसे में नहीं आएगा? चिंता मत करो, जैसे ही वह बाहर जाएगा और चारों ओर पूछेगा, उसे उस उत्परिवर्तित प्राणी के बारे में कुछ अफवाहें सुनने को मिलेंगी। जब तक वह एक संत नहीं है, वह निश्चित रूप से लुभाया जाएगा, गैलिक व्यक्ति ने कहा। मेरा मतलब यह नहीं है, तियानशिन ने गंभीरता से गैलिक व्यक्ति से कहा। आपने मुझे ये पैसेज ऑर्डर दिया है और मैं इसे अपनी चाची से नहीं छिपा सकता। मेरी चाची के गुस्से को देखते हुए वह निश्चित रूप से अपना गुस्सा आप पर निकालेगी। मैं अपनी खातिर आपको बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकता, बिल्कुल नहीं। तियानशिन, मेरे भाई, आप वास्तव में सिद्धांत के व्यक्ति हैं। गैलिक व्यक्ति ने लिन शेन को अंगूठा दिखाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बड़े भाई, लेकिन आपको अब इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसेज ऑर्डर मेरा नहीं है, इसलिए जब तक आप चुप रहेंगे यह मेरे पास वापस नहीं आएगा। आप मेरी चाची को नहीं जानते, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। तियानशिन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। मैं आपसे लॉर्ड तियानजुन को धोखा देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पैसेज ऑर्डर वास्तव में मेरा नहीं है। जब बात आती है तो बस सच बताए, गैलिक व्यक्ति ने कहा। बड़े भाई, हम इस बारे में बकवास नहीं कर सकते। लोग मर सकते हैं। मुझे अपनी चाची को एक उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए, तियानशिन ने गंभीरता से कहा। पैसेज ऑर्डर मेरा है। दरवाजा खोला गया और एक दिव्य अंदर आया। चीबा, तियानशिन दिव्य को देखकर कुछ हैरान हुआ। तियानशिन, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। उस इंसान ने मुझे हराने के लिए ऐसे घिनौने तरीके अपनाए, मुझे उसे मारना चाहिए। तुम भी उसकी मौत की कामना करते हो। हम दोनों दिव्य हैं, स्वाभाविक रूप से हमें आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और उससे निपटना चाहिए। इसके बाद हम सभी अच्छे दोस्त बन जाएंगे और हम किसी भी मुद्दे पर एक साथ चर्चा कर सकते हैं। चिबा ने मुस्कुराते हुए तियानशिन के पास जाकर अपना गिलास उठाया। बस इतना कहो कि पैसेज ऑर्डर तुम्हें मैंने दिया था। अगर लॉर्ड तियानजुन जांच करते हैं तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। अच्छा, एक सच्चा दोस्त यही करता है। मुझे तुम जैसे दोस्त पसंद हैं। तियानशिन ने खड़े होकर मेज पर थपकी दी और अपना गिलास भी उठाया। हमारे सफल सहयोग के लिए, चिबा ने खुशी से कहा और तियानशिन के साथ गिलास टकराए। लेकिन जैसे ही उसने पीने के लिए अपना गिलास उठाया, एक सफ़ेद रोशनी की किरण एक पल में उसके दिल में चुभ गई। तुम, चिबा ने अपने दिल में चुभने वाली आर्केंजेल की तलवार को देखते हुए पूरी तरह से अविश्वास का भाव धारण कर लिया। उसने तियानशिन की ओर देखा, उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तियानशिन ने उसे मौका नहीं दिया, आर्केंजेल की तलवार खींच ली। चिबा की छाती से खून बेतहाशा बहने लगा और वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर दीवार से टकरा गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसका मुंह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केवल खून बह रहा था। तियानशिन, मेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुमने चिबा को मार दिया। तुमने बहुत बड़ी आपदा ला दी है, गैलिक व्यक्ति ने चौंक कर कहा, और बाकी लोग भी असमंजस में पड़ गए। एक पल के लिए समझ नहीं पाए कि कैसे प्रतिक्रिया दें। वह लिन शेन को मारना चाहता था, इसलिए नहीं कि लिन शेन ने उसके खिलाफ जीतने के लिए चालें चली, बल्कि इसलिए कि ची परिवार नहीं चाहता कि मेरी चाची को ऐसा सहयोगी मिले। तियानशिन ने आर्केंजेल की तलवार पकड़े हुए हाथ को उठाते हुए समझाया। काले कण बाहर निकले, उसके शरीर को ढंक दिया और एक पंख कवच बना दिया, जिसमें उसकी पीठ से एंजल के पंखों की एक जोड़ी निकल रही थी, जो उसके जीवन आधार, निराशा एंजल का रूपांतरण था।
हालांकि मैं उस बेशर्म सुंदर लड़के से घृणा करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों से और भी अधिक घृणा करता हूं जो मेरी चाची की चीज़ों का लालच करते हैं, जिससे मुझे काफ़ी असहजता महसूस होती है। तियानशिन ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए कहा, अच्छे दोस्त और भाई होने के नाते आप निश्चित रूप से मुझे असहज नहीं देखना चाहेंगे, है न? इसलिए कृपया अपने जीवन को पीछे छोड़ दें, इस तरह मैं वास्तव में सहज हो सकता हूं। सभी के चेहरे का रंग बदल गया क्योंकि वे अपने जीवन आधारों को बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, तियानशिन अपनी तलवार में विलीन हो गया, एक भूत की तरह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहा था। एक पल में उसने कई सिर काट दिए, खून बेतहाशा बहने लगा, और एक पल में बड़ा कमरा खून की नदी बन गया, दीवारों पर चारों ओर छींटे पड़ गए। जब तक तियानशिन ने अपनी तलवार से खून पोंछना बंद नहीं किया, तब तक कई सिरहीन शरीर अभी भी खून बह रहा था। ये दोस्त बहुत विचारशील हैं, मेरी मानसिक शांति के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान कर रहे हैं। ये बहुत मार्मिक है, आपकी आत्माएं जल्दी से स्वर्ग में चढ़ जाएं, तियानशिन ने फुसफुसाते हुए कहा और उसने आर्केंजेल की तलवार को म्यान में रखा और कमरे से बाहर चला गया। लिनशेन कमर्शियल आइलैंड पहुंचे, जहां दुकानों की संख्या सीमित थी, कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन या उससे अधिक। ये दुकानें मुख्य रूप से 2 तरह के व्यवसाय संचालित करती थीं। एक बाहरी दुनिया से विशालकाय रिंग स्टार पर अग्रणी लोगों को सामान बेचना था और दूसरा अग्रदूतों द्वारा प्राप्त सामग्री खरीदना था। विशालकाय रिंग स्टार में वस्तुओं को ले जाने के लिए कई स्तरों की जांच से गुजरना पड़ता था। जो लोग वहां इस तरह के व्यापार कर सकते थे, उन सभी के पास शक्तिशाली पृष्ठभूमि और कनेक्शन थे। कमर्शियल आइलैंड पर बहुत अधिक दुकानें नहीं थीं, क्योंकि आमतौर पर केवल एस्केंडर और उड़ने वाले पालतू जानवरों के साथ कुछ म्यूटेटर ही यहां आ सकते थे, और यहां तक कि उनकी संख्या भी बहुत कम थी। प्रत्येक दुकान का मुख्य भूमि पर एक एजेंट था, और अधिकांश व्यापार भौतिक दुकान के अंदर पूरे नहीं होते थे, सिवाय कुछ दुर्लभ उच्च स्तरीय वस्तुओं के। हालांकि इन दुकानों में काफ़ी उच्च तकनीक वाली वस्तुएं थीं, लेकिन वे मीडू स्टार की तुलना में काफ़ी पिछड़ी हुई लगती थीं। गैलिक शॉप के एक सहायक ने लिनशेन को आते देखकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सम्मानित अतिथि, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? क्या आपके पास कोई उत्परिवर्ती आत्मा आधार है? लिनशेन ने सीधे पूछा। हाँ, कृपया इसे देखें। सहायक ने प्रक्षेपण में सक्षम एक उपकरण निकाला और लिनशेन के सामने उत्परिवर्ती आत्मा आधार की एक होलोग्राफिक छवि प्रदर्शित की। ये कुल्हाड़ी दानव के रूप में जाने जाने वाले एक आरोही प्राणी से एक फर्स्ट टन उत्परिवर्तित पर्वत कुल्हाड़ी है। इसका जन्मजात कौशल खोपड़ी खोलना है, जो शक्ति को बहुत बढ़ाता है। सभी 4 क्षेत्रों में विशेषता स्कोर उच्च हैं, विशेष रूप से शक्ति और कठोरता दोनों 75 से अधिक हैं। सहायक ने मजबूती से आइटम का परिचय दिया। कीमत क्या है? लिनशेन उत्परिवर्तित पर्वत कुल्हाड़ी की विशेषताओं से चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने उन्हें वैसे भी अवशोषित करने की योजना बनाई थी। आरोही आमतौर पर उपयोग के लिए उत्परिवर्ती आत्मा आधार खरीदते हैं, अवशोषण के लिए नहीं। ये बहुत ज्यादा खर्चीला होगा, ऐसा कुछ जो ज्यादातर आरोही नहीं करेंगे। 2,400,000 स्वर्गीय मुद्रा, सहायक ने एक कीमत बताई। लिनशेन ने चुपचाप हिसाब लगाया। उसने पहले सुपरसोस ड्रैगन के आरोही तरल को स्वर्गीय मुद्रा के लिए बदल दिया था। एक फर्स्ट टन पेटेरोसोर के शरीर में पाया जाने वाला आरोही तरल आमतौर पर एकत्र किए गए आरोही तरल की मात्रा के आधार पर लगभग 8,000 से 20,000 स्वर्गीय मुद्रा के लिए कारोबार किया जा सकता है। .net 2,400,000 स्वर्गीय मुद्रा का मतलब 100 से ज्यादा फर्स्ट टन पेटेरोसोर की जरूरत थी, जो एक उत्परिवर्ती आत्मा आधार को वहन करने के लिए अपने आरोही तरल को पूरी तरह से इकट्ठा करते थे। हालांकि लिनशेन के विचार में यह पहले से ही अपेक्षाकृत लागत प्रभावी था, ये देखते हुए कि उसने कई 100 सुपरसोस ड्रैगन को मार डाला था और केवल एक उत्परिवर्ती आत्मा आधार प्राप्त किया था। उत्परिवर्ती आत्मा आधार इस कीमत पर मुख्य रूप से इसलिए बिक सकता था क्योंकि इसमें पुनर्जन्म के कुछ मोड़ थे। इसके गुण और कौशल उल्लेखनीय नहीं थे, जो इसे एक खराब गुणवत्ता वाले उत्परिवर्ती आत्मा आधार के रूप में चिन्हित करते थे। वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले उत्परिवर्ती आत्मा आधार, अच्छे गुण, लाभकारी कौशल या पुनर्जन्म के उच्च संख्या वाले मोड़ निश्चित रूप से इससे अधिक महंगे होंगे। क्या आपके पास अन्य उत्परिवर्ती आत्मा आधार हैं? लिनशेन ने लापरवाही से पूछा। यदि आप इस उत्परिवर्तित पर्वत कुल्हाड़ी से संतुष्ट नहीं हैं, तो हमारे पास यहाँ कई अन्य उत्परिवर्ती आत्मा आधार हैं। गैलिक व्यक्ति ने एक और उत्परिवर्ती आत्मा आधार पेश किया और उन्हें एक एक करके लिनशेन से मिलवाया। अनिवार्य रूप से ये सभी कम गुणवत्ता वाले उत्परिवर्ती आत्मा आधार थे, जिनमें पुनर्जन्म के कम मोड़ थे, जो पहले से तीसरे मोड़ के बीच थे। कुछ में स्वीकार्य गुण थे, लेकिन जन्मजात कौशल वास्तव में कम थे, ज्यादातर कम उपयोगी थे। कई मोड़ों से गुजरने के बाद एक व्यक्ति का जीवन आधार इन उत्परिवर्ती आत्मा आधारों से अधिक मजबूत होगा, इसलिए उन पर पैसा खर्च करना उचित नहीं था, जिससे वे कुछ हद तक अनावश्यक हो गए। उनकी कीमतें 1 मिलियन से 3 मिलियन स्वर्गीय मुद्रा के बीच थीं। बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से सस्ती भी नहीं थी।
लिन शेन ने अनुमान लगाया कि यदि वह खरीदता जो उसे चाहिए, तो उसके जीवन आधार को 10वें मोड़ तक बढ़ाने की लागत एक खगोलीय राशि होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे आरोही, ये जानते हुए भी कि उच्च मोड़ निर्माण की सफलता दर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, फिर भी 5वें मोड़ के बाद इसे आजमाना चुनते हैं। संसाधन एक बड़ा मुद्दा है। आम लोगों के लिए सामान्य स्पिरिट बेस का उपयोग करना एक बात है, लेकिन मेरे लिए पुनर्जन्म के लिए उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस का उपयोग करना खपत बहुत भयानक है। लिन शेन ने महसूस किया कि उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस खरीदने और अपने जीवन आधार को 10वें मोड़ तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाना कुछ हद तक अवास्तविक लग रहा था। एस्केंशन पूल जैसी जगहों पर जाना अधिक विश्वसनीय लगता है। विचार करने के बाद लिन शेन ने स्टोर क्लर्क से पूछा, क्या आप एस्केंशन लेवल पेड कैप्सूल स्वीकार करते हैं? हम स्वीकार करते हैं, ग्राहक। क्या मैं देख सकता हूं कि आपके पेड कैप्सूल में क्या विशेषताएं हैं? क्लर्क ने उत्सुकता से कहा। लिन शेन ने अपेक्षाकृत कम विशेषताओं वाले सुपरसोस ट्राइसेराटॉप्स का एक पेड कैप्सूल निकाला और क्लर्क द्वारा इसकी विशेषताओं की जांच करने के बाद उसने केवल 500,000 स्वर्गीय मुद्रा की खरीद मूल्य की पेशकश की। क्या ये कीमत थोड़ी कम नहीं है? लिन शेन ने थोड़ा भौहें से कुड़ी। असेंशन पैच के लिए खरीद मूल्य उनकी अपेक्षा से कम था। पेट अंडे खोजने की संभावना, हालांकि उत्परिवर्तित प्राणियों से मिलने की तुलना में कुछ अधिक थी, फिर भी कम थी। साथ ही उत्परिवर्तित प्राणियों पर केवल स्पिरिट बेस ही नहीं, बल्कि कई अन्य सामग्रियां भी थीं। जब एक साथ रखा जाता है तो सामग्री बहुत अधिक कीमत पर बिक सकती है। पेट कैप्सूल का मूल्य इन बेकार उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस से कम नहीं होना चाहिए। ग्राहक, हमें भी लाभ कमाने की आवश्यकता है। हमें एक अच्छा मार्जिन चाहिए। इसके अलावा पेट कैप्सूल स्टोर में रहते हैं और कौन जानता है कि वे कब बिकेंगे। स्टॉक में बंधी पूंजी अपने आप में नुकसान है। क्लर्क ने लिन शेन को समझाने में काफी धैर्य दिखाया और आखिरकार कीमत थोड़ी बढ़ा दी। सुपरसोस ट्राइसेराटॉप्स को 580,000 में खरीदने के लिए तैयार हो गया। अगर मैं इस पालतू जानवर को म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड के बदले में बदलूं तो मुझे कितना मिल सकता है? लिन शेन ने इस पर विचार किया। म्यूटेटेड स्पिरिट बेस की कीमत बहुत अधिक थी, कुछ खरीदने से बहुत कुछ नहीं बढ़ेगा। बेहतर होगा कि वह पहले अपना बेस म्यूटेशन रेट बढ़ा ले। जब लिन शेन स्टोर से बाहर निकला तो उसके पास म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड के कई बैग थे और उसकी जेबें हेवनली करेंसी से काफ़ी भारी थीं। अन्य स्टोर पर जाने के बाद उसने पाया कि म्यूटेटेड स्पिरिट बेस वास्तव में दुर्लभ थे। स्टोर में बेचे जाने वाले ज़्यादातर खराब गुणवत्ता वाले थे, जिनमें से कुछ अच्छे इनेट स्किल्स या हाइटन रीबर्थ प्रदर्शित करते थे। हाइटन रीबर्थ या अच्छे इनेट स्किल्स वाले साधारण स्पिरिट बेस इन बेकार म्यूटेटेड स्पिरिट बेस से भी अधिक कीमत पर बिक सकते हैं। लिन शेन ने कोई भी म्यूटेटेड स्पिरिट बेस नहीं खरीदा, बल्कि म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड खरीदा, जो म्यूटेटेड स्पिरिट बेस से काफ़ी सस्ता था। आखिरकार म्यूटेटेड स्पिरिट बेस को हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था और म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड की सामान्य मांग सैंडल्स के बीच थोड़ी कम थी, इसलिए कीमत अधिक किफ़ायती थी। लिन शेन ने एक आखिरी स्टोर चेक करने और फिर वापस जाने की योजना बनाई। अब म्यूटेटेड स्पिरिट बेस खरीदने का इरादा नहीं था, लेकिन एक क्लर्क द्वारा सुझाए गए एक म्यूटेटेड स्पिरिट बेस ने उसका ध्यान आकर्षित किया। इस स्टोर में एक 1/4 टन म्यूटेटेड स्पिरिट बेस था जिसमें एक इनेट स्किल थी जिसने लिन शेन को आकर्षित किया। 1/4 टन म्यूटेटेड स्पिरिट बेस एक स्पिरिट बी रिंग था जिसमें इनेट स्किल कोहेसन वेव रिंग थी। एक औसत असेंडर के लिए कोहेसन वेव रिंग कुछ हद तक अनावश्यक लग सकती है। एक बार सक्रिय होने पर स्पिरिट बी रिंग से दोलन एक बिंदु तक संघनित हो जाएगा, जो दोलनों को स्थिर करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। लेकिन इसने दोलनों को बढ़ाए बिना उन्हें स्थिर और संघनित किया। यह आग जलाने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए आवर्धक कांच का उपयोग करने के समान था, कुछ हद तक उपयोगी, लेकिन विशेष रूप से नहीं। क्योंकि औसत आरोही अपनी ताकत को बाहरी रूप नहीं दे सकते थे, वे टकराव से होने वाले शक्ति उतार चढ़ाव को संघनित करने के लिए केवल सामंजस्य तरंग वलय का उपयोग कर सकते थे। वास्तव में यह बहुत अनावश्यक था। क्योंकि इसे अनावश्यक माना गया था, भले ही यह एक चौथा मोड़ उत्परिवर्तित आत्मा आधार था, लिन शेन ने केवल 2 पहले मोड़ पालतू कैप्सूल का व्यापार करके इसे हासिल करने में कामयाबी हासिल की। वाणिज्यिक द्वीप को छोड़कर वापस लौटते समय लिन शेन ने स्पिरिट बी रिंग को सक्रिय करके इसका परीक्षण किया और पाया कि इसका प्रभाव उनकी कल्पना से भी बेहतर था। पीले क्रिस्टल जैसी स्पिरिट बी रिंग में एक अंगूठी के आकार की सुनहरी मधुमक्खी की छाया थी और लिन शेन ने पाया कि उसकी छोटी उंगली उसमें पूरी तरह से फिट बैठती है। हालांकि एक बार जब उसने कोहेसन वेव रिंग कौशल को सक्रिय किया तो स्पिरिट बी रिंग से फैलने वाला प्रभामंडल उसके पूरे शरीर को कवर करने के लिए काफी बड़ा था, जिसमें कोहेसन वेव रिंग के माध्यम से प्रवाहित होने वाली सभी शक्ति उतार चढ़ाव एक बिंदु पर केंद्रित थे। लिन शेन ने अपनी मुट्ठी शक्ति को कोहेसन वेव रिंग से गुजरने देने की कोशिश की। मुट्ठी शक्ति एक निश्चित सीमा के भीतर सुई की मोटाई जितनी बारीक सीमा में केंद्रित हो गई, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ।
फिर उसने कोहेसन वेव रिंग के माध्यम से अपनी स्थानिक उंगली शक्ति की कोशिश की, जो सुई की अत्यंत तीखी नोक की तरह और भी अधिक केंद्रित और बारीक हो गई, और इसके कारण होने वाली स्थानिक गड़बड़ी भी बहुत कम हो गई। हालांकि यह अभी भी ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पहले से ही काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस आइटम के साथ, जब तक लिन शेन का फिंगर पावर पर शोध सफल रहा, वह निश्चित रूप से शक्ति उधार लेने और बदलने में कुशल आरोही के खिलाफ एक अच्छी भूमिका निभा सकता था। ये चीज़ एकदम सही है। लिन शेन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पहनने के लिए स्पिरिट बी रिंग को अंगूठी के रूप में रखने का फैसला किया। अपने रास्ते पर लिन शेन ने अपने संचारक पर अंतर्तारकीय समाचार की जांच की और अनजाने में एक अगोचर समाचार देखा। डी-मैन जनजाति और सेलेस्टियल रेस ने हाल ही में कुछ घर्षण का सामना किया था, जिसके कारण दोनों पक्षों में कई संघर्ष और कई हताहत हुए। संघर्षों में निर्वाण प्राणियों की मृत्यु हो गई, जिसमें सेलेस्टियल रेस की ओर से 5 शामिल थे। पहले तो लिन शेन केवल डी-मैन जनजाति और सेलेस्टियल रेस के बीच के मुद्दों से आकर्षित हुए, लेकिन जब उन्होंने नाश हुए निर्वाण प्राणियों की सूची देखी, तो उनमें से 3 का उपनाम ओयांग था, जिससे लिन शेन का दिल धड़क उठा। उन्होंने जल्दी से संबंधित समाचारों की खोज की और आखिरकार एक रिपोर्ट में पाया कि ये तीनों ओयांग नाम वाले निर्वाण प्राणी सभी मानव थे, जो फायर स्टार से आए थे। ओयांग युडू जिस ओयांग परिवार से संबंधित हैं, वे ही हैं जो फायर स्टार पर विकास कर रहे हैं, है न? 3 निर्वाण प्राणियों की एक साथ मृत्यु ओयांग परिवार के लिए एक गंभीर आघात होगी। लिन शेन ओयांग परिवार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। _व्हीलर योजक चिन्ह novelbun.net पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। हालांकि ओयांग परिवार वास्तव में ब्रह्मांड में उल्लेख के लायक नहीं था। 3 मृतक निर्वाण प्राणी केवल इसलिए समाचार बना सकते थे क्योंकि वे सेलेस्टियल रेस और डी-मैन जनजाति के बीच संघर्ष में मारे गए थे, अन्यथा शायद कोई रिपोर्ट ही न होती। इससे लिन शेन को संदेह हुआ कि क्या ओयांग परिवार की दुर्दशा वान परिवार के साथ संघर्ष के दौरान लिन शेन को ओयांग युडू की सहायता से संबंधित हो सकती है। 3 निर्वाण प्राणी। लिन शेन जानते थे कि मनुष्यों के लिए एक भी निर्वाण प्राणी पैदा करना कितना मुश्किल था, इसलिए ओयांग परिवार की वर्तमान स्थिति बहुत ही भयावह होनी चाहिए। वह ओयांग युडू से संपर्क करना चाहता था, लेकिन जायंट रिंग पर होने के कारण वह ओयांग परिवार से किसी से संपर्क नहीं कर सका। चूंकि तियानशुन यहाँ नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि मुझे तियानशुन से मदद लेनी होगी। जब लिन शेन पैराडाइज पैलेस में वापस आया, तो उसने तियानशुन को बगीचे में एक कुर्सी पर लेटा हुआ देखा, जैसे कि वह धूप सेंक रहा हो। मेरी मदद करो, लिन शेन ने तियानशुन के पास जाते हुए कहा। मुझे क्यों करना चाहिए? तियानशुन ने जवाब दिया, अपना सिर उठाने की जहमत नहीं उठाए और अभी भी धूप का चश्मा पहने हुए थी। मत भूलना, तुम्हारे रहस्य बॉक्स की चाबी मैंने दी थी, लिन शेन ने उसे याद दिलाया। वह मेरी छोटी भतीजी का एहसान था, इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुमने चाबी मुझे नहीं सौंपी, तियानशुन ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। लिन शेन को लगा कि तियानशुन गलत नहीं थी। दरअसल चाबी तियानशुन ने ली थी, इसलिए अगर किसी पर एहसान था तो वह तियानशुन ही था। ये वस्तु आपकी सहायता के बदले में। मुझे एक मानव परिवार के बारे में जानकारी चाहिए, वह परिवार आपकी दिव्य जाति में है। लिन शेन ने एंजल रिवॉल्वर का असेंशन संस्करण निकाला और उसे तियानशुन को सौंप दिया। ये जल्दी या बाद में मेरा होना तय था, इसलिए यह बस मेरे पास वापस आ रहा है, तियानशुन ने कहा और एंजल रिवॉल्वर को अपने हाथों में लेकर उससे खेलने लगी। परिवार का नाम बताओ और मैं एक दोस्त से तुम्हारे लिए पूछताछ करने को कहूंगी, लेकिन अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। मानव परिवार दिव्य जाति के भीतर एक छोटा सा प्रभाव है और हम कुछ भी पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। फायर स्टार से ओयांग परिवार। मुझे उनकी हाल की स्थिति के बारे में विस्तार से जानना है, लिन शेन ने जोर देकर कहा। फायर स्टार से ओयांग परिवार कुछ हद तक परिचित लगता है। क्या ये मानव परिवार है जिसने हाल ही में डी-मैन जनजाति के साथ संघर्ष में 3 निर्वाण प्राणियों को खो दिया है? तियानशुन ने सोचा और फिर पूछा। हाँ, यह ओयांग परिवार है, लिन शेन ने पुष्टि की। रुको, मुझे कुछ लोगों से संपर्क करने दो, तियानशुन ने कहा और एक तरफ हट गई, फिर अपना संचारक निकाला। लिन शेन केवल इंतजार कर सकती थी। थोड़ी देर बाद तियानशुन वापस आए और बोली, ओयांग परिवार तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन? दोस्त, लिन शेन ने जवाब दिया। अगर वे तुम्हारे दोस्त हैं तो ये राहत की बात है। ओयांग परिवार अभी बहुत बुरी स्थिति में है। संघर्ष में मारे गए उन 5 निर्वाण प्राणियों में से हालांकि केवल 3 का नाम ओयांग था, अन्य 2 अन्य जातियां निर्वाण प्राणी वास्तव में ओयांग परिवार के संरक्षण में थीं। इसलिए उस संघर्ष में मरने वाले सभी निर्वाण प्राणी ओयांग परिवार से थे। अब ओयांग परिवार के पास केवल 2 निर्वाण प्राणी बचे हैं जो किले को संभाले हुए हैं, साथ ही एक अन्य जाति का निर्वाण प्राणी भाग गया है, जिससे ओयांग परिवार में केवल एक निर्वाण प्राणी बचा है। उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उन्हें कठोरता से दबा दिया है और फायर स्टार पर उनकी कई संपत्तियां और क्षेत्र छीन लिए गए हैं। मेरा अनुमान है कि उनके लिए फायर स्टार पर बने रहना कठिन होगा।
भले ही वे टिके रहने में कामयाब हो जाएं, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उन पर कब्जा कर लिए जाने की संभावना है। क्या सभी मृत निर्वाण प्राणी ओयान परिवार से थे? क्या इस बात की संभावना है कि दीमैन जनजाति जानबूझकर ओयान परिवार को निशाना बना रही है? लिन शेन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, जिसके कारण उसने कुछ प्रतिकूल निर्णय लिए। दीमैन जनजाति जैसा कबीला संभवतः एकमात्र ओयान परिवार को कैसे निशाना बना सकता है? वे केवल हमारे दिव्य जाति देवता के साथ झड़प में फंस गए थे, जो संपार्श्विक क्षति की भूमिका निभा रहे थे, तियानशिन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इस संघर्ष के दौरान दीमैन जनजाति की ओर से कौन प्रभारी था? लिन शेन ने पूछा। मैंने सुना है कि ये दीमैन जनजाति के 7 राजाओं में से एक अभिमानी सम्राट कैथरीन की पसंदीदा बेटी है, तियानशिन ने बताया। तो यह वही थी। लिन शेन का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने आगे कहा, इस संघर्ष में दीमैन जनजाति की सेनाओं में क्या वान उपनाम वाला कोई मानव परिवार था? रुको, तियानशिन ने जवाब दिया, एक बार फिर अपना संचारक निकाला और चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आए। नहीं, कैथरीन के पास वान उपनाम वाला एक मानव परिवार है, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, तियानशिन ने उदासीनता से कहा। इस तरह के संघर्ष ब्रह्मांड में सामान्य हैं। मानव परिवार की बात तो दूर, बड़ी जनजातियों के संघर्ष में कुछ छोटी नस्लें भी खत्म हो जाती हैं। ब्रह्मांड में नेविगेट करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। ब्रह्मांड में छोटी नस्लों का अस्तित्व और विकास बेहद चुनौतीपूर्ण है। बहुत सी छोटी नस्लें इतिहास के पन्नों से मिट चुकी हैं, यहाँ तक कि अपना नाम भी छोड़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। लिन शेन ने तियानशिन से ओयान परिवार के सदस्यों की संपर्क जानकारी खोजने में मदद करने के लिए कहा। तियानशिन ने कहा कि यह थोड़ा परेशानी भरा था और उसे कुछ समय चाहिए। जब लिन शेन जाने वाले थे तो तियानशिन ने अचानक टिप्पणी की, सिहात द्वीप हाल ही में अस्थिर हो गया है। यदि आप मृत्यु की तलाश में वहां जाने की योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप जाने से पहले मेरे चचेरे भाई के लौटने का इंतजार करें। कहीं ऐसा न हो कि आप मर जाएं और वह इसका दोष मुझ पर डाल दे। समझ गए? लिन शेन पहले तो थोड़ा चौंके, फिर तियानशिन को एक नज़र देखा कि तियानशिन धूप सेंकने के लिए वापस लेट गया था और अपने कमरे में लौटने से पहले उसने जवाब दिया। वह जानता था कि तियानशिन बिना किसी कारण के सिहात द्वीप का उल्लेख नहीं करेगा, लेकिन उसने वैसे भी बाहर जाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए यह वास्तव में उसे चिंतित नहीं करता था। म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड की इतनी सारी बोतलें खरीदने के बाद उसने आने वाले समय में एवोल्यूशन थ्योरी पर शोध करने की योजना बनाई, खासतौर पर असेंशन सेगमेंट को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। लिन शेन अपने कमरे में वापस आया, म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड को एक तरफ रख दिया, इनहेरिटेंस फैन को बुलाया और फिर उसमें से कंटेंट कॉपी कर लिया। इसमें मौजूद इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल में वास्तव में असेंशन से संबंधित हिस्सा था। हालांकि लिन शेन ने बहुत से चित्रात्मक पात्रों को नहीं पहचाना, लेकिन वह उनके अर्थों को समझने में सक्षम था। आखिरकार इनहेरिटेंस फैन की उत्पत्ति उसी से हुई थी और उसका उससे एक ऐसा संबंध था जो रक्त संबंधों से भी गहरा था, यहाँ तक कि माता पिता और उनकी बेटी के बीच के संबंधों से भी ज्यादा गहरा। हालांकि इनहेरिटेंस फैन की रक्त रेखा का एक हिस्सा प्राइमल एग से भी निकला था, इसलिए ये पूरी तरह से लिन शेन के समान नहीं था। जीवन आधार क्षमताओं और क्षमता को विकसित करना कुछ ऐसा था जो सभी असेंडर्स को करने की जरूरत थी। चूंकि उन्हें प्रामाणिक विकास सिद्धांत में कोई सफलता नहीं मिली थी, इसलिए लिन शेन ने अन्य विकास कौशलों का संदर्भ लेने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से वह वंशानुक्रम विकास कौशल से सबसे अधिक परिचित थे, इसलिए उन्होंने वहीं से शुरू करने का फैसला किया। वंशानुक्रम विकास कौशल को समझना लिन शेन के लिए मुश्किल नहीं था। यह विकास कौशल बेस म्यूटेशन, विकास और निर्वाण में विभाजित था। लिन शेन द्वारा अभ्यास किए गए अन्य विकास कौशलों की तुलना में वंशानुक्रम विकास कौशल काफी उन्नत था और किसी भी तरह से उन उच्च स्तरीय विकास कौशलों से कमतर नहीं था जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। इसके अलावा वंशानुक्रम विकास कौशल का एक विशेष लाभ था, इसे सीखना बहुत आसान था। खेती के लिए बहुत कम सीमा थी, या यूं कहें कि कोई सीमा ही नहीं थी। इसका अभ्यास करने के लिए इच्छुक कोई भी बुद्धिमान प्रजाति जल्दी से इसमें महारत हासिल कर सकती है। अगर लिन शेन के पास शुरू से ही इस वंशानुक्रम विकास कौशल तक पहुंच होती तो वह विकास सिद्धांत के गलत संस्करण का अभ्यास नहीं करता। महारत हासिल करना आसान होने का मतलब यह नहीं था कि वंशानुक्रम विकास कौशल प्राथमिक था। इसके विपरीत यह न केवल उन्नत था बल्कि अन्य प्रजातियों के विकास कौशल की तुलना में बहुत आकर्षक विशेषता भी रखता था। वंशानुक्रम विकास कौशल का अभ्यास करने से संतानों के संविधान और प्रतिभा में सुधार हो सकता है, और ये सुधार उन लोगों के लिए विशिष्ट थे जिन्होंने वंशानुक्रम विकास कौशल का विकास किया था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति वंशानुक्रम विकास कौशल का अभ्यास करता है तो उसकी संतानों को इसका अभ्यास करना काफी प्रभावी लगेगा। जितनी अधिक पीढ़ियां इस विरासत से गुजरी, उनका संविधान और प्रतिभा उतनी ही मजबूत होती गई। बेशक वंशानुक्रम विकास कौशल की क्षमताएं भी बहुत बड़ी थीं, जो एक बहुत व्यापक विकास कौशल का गठन करती थीं।
कुछ समय तक अध्ययन करने के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि वंशानुक्रम विकास कौशल वास्तव में उनके द्वारा अभ्यास किए गए गलत विकास सिद्धांत के साथ समानताएं साझा करता है। गलत विकास सिद्धांत शारीरिक उत्परिवर्तन और मजबूती पर जोर देता था, जबकि वंशानुक्रम विकास कौशल रक्त वंशानुक्रम पर जोर देता था। अगर वह दोनों को मिला सकता है तो क्या ये संभव हो सकता है कि वह अपनी खुद की उत्परिवर्तित प्रतिभाओं को सीधे अगली पीढ़ी को दे सके? बेशक लिन शेन के मन में यह विचार था, लेकिन आखिरकार ये दो पूरी तरह से अलग विकास कौशल थे। उन्हें मिलाना लगभग असंभव था। अमर न्यायालय और अमरता शास्त्र पर कदम रखने के विपरीत, जो विकास कौशल भी थे लेकिन अनुप्रयोग आधारित विकास कौशल की ओर अधिक झुकाव रखते थे, वे विकास सिद्धांत के साथ संघर्ष नहीं करते थे। विरासत विकास कौशल और विकास सिद्धांत के कार्य अत्यधिक ओवरलैप करते हैं, जिसका अर्थ ये भी है कि वे असंगत हैं। मूल रूप से संगत होना असंभव है, अकेले एक साथ चलना तो दूर की बात है। लिन शेन ने इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल के असेंशन चैप्टर का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम कुछ हद तक निराशाजनक था। इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल, जिसे समझना आसान होना चाहिए था, उसके लिए मायावी बना रहा। ऐसा लग रहा था कि एवोल्यूशन थ्योरी की एक दोषपूर्ण कॉपी के अलावा वह किसी भी वैध एवोल्यूशन स्किल में महारत हासिल नहीं कर सकता था। लिन शेन निराश महसूस कर रहा था और इसे आगे पढ़ने के बारे में सोच रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वेई, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। लिन शेन हैरान था। वेई वुफू, उस पागल ने वास्तव में रिंग माउंटेन प्लेनेट पर सुपरसोर्स ड्रैगन का वध करना बंद कर दिया था। संदेश। वेई वुफू ने लिन शेन को मैकेनिकल घड़ी सौंपी। लिन शेन ने घड़ी ली और एक नज़र में देखा कि यह रेड हॉट ए का संदेश था। MVLA योजक चिन्ह novelbun.net पर नई कहानियों का अनुभव करें। लिन शेन ने इसे खोला और पाया कि रेड हॉट ए ने एक वीडियो भेजा था और इसकी सामग्री आश्चर्यजनक रूप से वह खंड थी जहां कॉस्मिक रेनबो लाइट इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल में बदल गई। आपने कॉस्मिक रेनबो लाइट का यह उदाहरण भी देखा होगा, है न? आप एवोल्यूशन स्किल के बारे में क्या सोचते हैं जो ये बन गई? मैंने इसका विश्लेषण किया है। विश्लेषण के साथ मैंने कैसा प्रदर्शन किया, इस पर एक नज़र डालें। इसके बाद एक टेक्स्ट संदेश भी था। लिन शेन ने रेड हॉट ए के इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल के अनुवाद और विश्लेषण की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। इसका अधिकांश भाग सही था, सिवाय कुछ विवरणों के। एक आवेग से प्रेरित होकर लिन शेन ने एक संदेश संपादित किया, रेड हॉट ए के विश्लेषण के उन हिस्सों को सही किया जो समस्याग्रस्त थे, और फिर इसे भेज दिया। आपने आखिरकार मेरे संदेशों का जवाब देने की कृपा की। आपकी कुशलता में कोई कमी नहीं आई है। आपने जो विवरण सुधारे हैं वे बहुत अच्छे हैं। रेड हॉट ए का संदेश तुरंत वापस आ गया और लिन शेन के आगे के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वीडियो संचार के लिए अनुरोध आया। इस बार लिन शेन ने सीधे इसे अस्वीकार करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि पहले एक संदेश भेजा 6 घंटे में। संदेश भेजने के बाद लिन शेन ने फिर इसे अस्वीकार करने का विकल्प चुना। लिन शेन ये भी जानना चाहता था कि रेड हॉट ए वास्तव में कौन था। वह वीडियो के माध्यम से दूसरे पक्ष को देख सकता था, फिर भी वह नहीं चाहता था कि रेड हॉट ए को पता चले कि वह कौन है। अब विशाल रिंग स्टार पर रात होने से पहले 2 घंटे से भी कम समय बचा था। उसने पहले ही विशाल रिंग स्टार पर रात के दौरान संचार उपकरण का उपयोग करने की कोशिश की थी, और दूसरा पक्ष केवल गहरा अंधेरा देख सकता था, जबकि होलोग्राफिक छवि केवल अंधेरे को ही प्रक्षेपित कर सकती थी। जब तक वह प्रक्षेपण के काफी करीब था, वह दूसरे पक्ष की प्रक्षेपित सामग्री को देख सकता था। 2 घंटे बाद लिन शेन इसका फायदा उठाकर रेड हॉट ए को देख सकता था, जबकि रेड हॉट ए उसे नहीं देख पाता। दूसरों को यह अनुमान लगाने से रोकने के लिए कि यह जगह संचार के समय से विशाल रिंग स्टार की रात का अनुभव कर रही थी, लिन शेन ने जानबूझकर कुछ घंटों के लिए देरी की। रेड हॉट ए समझ गया कि लिन शेन का क्या मतलब था और उसने एक और संदेश भेजा, 6 घंटे में, मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूं। लिन शेन ने वेई से पहले आराम करने के लिए कहा, और 6 घंटे तक इंतजार करने के बाद जब वह रेड हॉट ए के साथ वीडियो संचार शुरू करने में हिचकिचा रहा था, तो दूसरी तरफ से अनुरोध पहले ही आ गया। 1 सेकंड भी देरी नहीं हुई। सुरक्षा के लिए लिन शेन ने अल्ट्राबन बैटल सूट और हेलमेट का एक सेट पहना और अपने ऊपर एक बड़ा लबादा लपेटा, ताकि अगर अंधेरा हो जाए और दूसरा पक्ष यह न देख पाए कि वह कैसा दिखता है। लिन शेन ने एक गहरी सांस ली और वीडियो संचार अनुरोध स्वीकार कर लिया। तुरंत ही फोन पर एक होलोग्राफिक छवि प्रक्षेपित की गई और लिन शेन ने करीब से देखने के लिए झुककर देखा, लेकिन वह थोड़ा चौंक गया। होलोग्राफिक छवि के भीतर एक मोज़ेक आकृति सोफे पर लेटी हुई थी। लिन शेन और कैथरीन दोनों ने एक दूसरे के होलोग्राफिक प्रक्षेपण को देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। कैथरीन ने अंधेरा देखा, जबकि लिन शेन ने मोज़ेक देखा। दोनों में से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि दूसरा कैसा दिखता है। इस मोज़ेक में क्या है? क्या ये दूसरे पक्ष द्वारा बनाया गया वीडियो प्रभाव है, या यह अग्नि बीज से मोज़ेक है? लिन शेन को वास्तव में ये समझना मुश्किल हो गया कि वीडियो में मोज़ेक के साथ क्या चल रहा था। यदि दूसरे व्यक्ति के पास अग्नि बीज है तो ये बहुत बड़ा संयोग होगा।
ब्रह्मांड इतना विशाल है, ये कैसे हो सकता है कि संयोग से जिस रेड हॉट ए को वह वीडियो कॉल कर रहा था उसके पास अग्नि बीज हो। लिन शेन ने होलोग्राफिक छवि की जांच की। हालांकि वह ये नहीं देख पाया कि रेड हॉट ए कैसा दिखता है, लेकिन वह देख सकता था कि वह लिविंग रूम में थी। सोफे और अन्य सजावट की शैली रेट्रो डिजाइन की थी। सोफे के बाहर किसी प्रकार की चमड़े की सामग्री से बना था। सोफे के बगल में एक प्राणी लेटा हुआ था। हालांकि उसका सिर और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी रीढ़ थी। लिन शेन का पहला विचार नेदरवर्ल्ड सल्फर वुल्फ का था। जब लिन शेन अभी भी देख रहा था, अचानक संचार टूट गया और फिर रेड हॉट ए का एक संदेश आया। अगर तुम मिलना नहीं चाहते तो मत मिलो। मेरे साथ खेल खेलने का क्या मतलब है? हालांकि यह केवल संदेश था, लिन शेन शब्दों में निराशा को वास्तव में महसूस कर सकता था। तुम मुझे नहीं देख सकते। लिन शेन ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए एक पाठ संदेश भेजा। तुम्हारे यहाँ अंधेरा है, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। थोड़ी देर बाद रेड हॉट ए ने एक और संदेश भेजा। मैं भी तुम्हें नहीं देख सकता। लिन शेन ने अपने पाठ संदेशों को संक्षिप्त रखने की कोशिश की ताकि रेड हॉट ए को कोई संकेत न मिले कि वह अजीब आदमी नहीं है। मुझे मत बताओ कि तुम भी केवल अंधेरा ही देख सकते हो। तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जिसे तुम आसानी से कुछ शब्दों से धोखा दे सको। कैथरीन ने सीधे एक वॉयस मैसेज भेजा। कैथरीन की आवाज़ से लिन शेन ने अनुमान लगाया कि वह युवा थी, लेकिन एक युवा लड़की की आवाज़ नहीं थी। वह शायद थोड़ी उम्र वाली एक परिपक्व महिला थी। शायद तियानजुन से बहुत अलग नहीं थी। मोज़ेक। लिन शेन को अजीब आदमी के बात करने का तरीका याद आया, हालांकि उसे यह बहुत स्पष्ट रूप से याद नहीं था। अजीब आदमी वास्तव में कम बोलने वाला व्यक्ति था, बस वही जितना अतिवादी नहीं था। बेशक लिन शेन वॉयस मैसेज का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसके बजाय एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि मेरे पास मोज़ेक है? मैं मोज़ेक का उपयोग नहीं कर रहा हूं। कैथरीन ने लिन शेन का संदेश देखा तो वह संदेह से भर गई। स्पेड ए के बारे में उसकी समझ के आधार पर यह समझ में नहीं आया कि वह झूठ बोलेगा, खासकर इतने खराब बहाने के साथ। मोज़ेक, ये जानते हुए कि वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, ऐसा करने से केवल खुद को उजागर करने का जोखिम होगा। लिन शेन ने वही 3 शब्द फिर से भेजे। कैथरीन और भी हैरान हो गई। इस पर सोचने के बाद उसने एक और वीडियो कॉल शुरू की। इस बार लिन शेन ने आत्मविश्वास से वीडियो आमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन कैथरीन को अभी भी केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। अभी भी केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? कैथरीन सीधी हो गई और कैमरे से बोली। अंधेरे में कोई आवाज़ नहीं थी। कैथरीन ने खुद को कुछ बार दोहराया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुना, जिससे वह निराश हो गई। जैसे ही वह वीडियो कॉल समाप्त करने वाली थी, उसने स्पेड ए का एक संदेश देखा। मोज़ेक, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रही हो? कैथरीन के मन में कुछ संदेह थे, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे, इसलिए उसने बस इतना ही जवाब दिया, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ और मैं तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुन पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। संदेश भेजें। ये संदेश भेजने के बाद लिन शेन ने वीडियो संचार बंद कर दिया। कैथरीन, अब संदिग्ध ने सवाल किया कि क्या दूसरी तरफ वाला व्यक्ति वास्तव में कुदाले था। हालांकि उस व्यक्ति ने पहले उसके लिए जो सामग्री संशोधित की थी, वह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता था। मेरे पास उस विकास कौशल के बारे में कुछ सवाल हैं। क्या आप उन्हें हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? रेड हॉट ए ने जानबूझकर दूसरे व्यक्ति की विशेषज्ञता का आकलन करने के लिए कुछ मुश्किल सवाल पूछे। अगर यह वास्तव में कुदाल ए होता तो ऐसे सवाल उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होते। सवालों को देखने के बाद लिन शेन को पता था कि अगर यह कोई और एवोल्यूशन स्किल होता तो उसके पास रेड हॉट ए के साथ इस पर चर्चा करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन जब इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल की बात आई तो शायद कोई भी उससे बेहतर नहीं समझ पाया। रेड हॉट ए द्वारा भेजे गए हर सवाल के लिए लिन शेन जल्दी से जवाब देने में सक्षम था। रेड हॉट ए के कुछ सवालों के बाद वह अपने संदेह को खारिज करने के लिए लगभग तैयार थी। ऐसी विशेषज्ञता के साथ, भले ही वह स्पेड ए न हो, वह ग्रैंड मास्टर स्तर का कोई व्यक्ति होना चाहिए। और एक ग्रैंड मास्टर किसी का प्रतिरूपण कैसे कर सकता है? लिन शेन को पता था कि यह समय था। उसने बस भयंकर शक्ति को सुई में संघनित करने की समस्या लिखी और रेड हॉट ए को भेज दिया। ये रेड हॉट ए हमेशा उसे सभी प्रकार के विचित्र कौशल और समस्याएं भेजने का आनंद लेता था। अब वह उसे सोचने के लिए ये चुनौती देकर वही जवाब दे रहा था। अगर वह इसे हल कर लेती तो लिन शेन बहुत समय और प्रयास बचा लेता। हालांकि लिन शेन ने बिना कुछ कहे उसे केवल समस्या भेज दी। उसने उसे इसे हल करने के लिए नहीं कहा। व्यस्त जाना होगा। लिन शेन ने रेड हॉट ए के किसी भी बात के संदेशों को अनदेखा करने से पहले संदेश दिया। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। मुझे कुछ समय दो और मैं सबसे अच्छा समाधान लेकर आऊंगा।
इतनी भयंकर शक्ति को सुई में केंद्रित करना, फिर भी बिना किसी संकेत के इसे प्राप्त करना, तुमने एक विरोधाभासी चुनौती पेश की है। ऐसी क्रूरता, इतनी अनदेखी कैसे हो सकती है? ठीक है, समझ गया। यह मुझे परेशान नहीं करेगा। कुछ ही देर में कैथरीन ने लिन शेन को कई संदेश भेजे। उसने बिना जवाब दिए उन्हें केवल पढ़ा। ये देखकर कि आगे कोई जवाब नहीं आया, कैथरीन ने संदेश भेजना बंद कर दिया और इसके बजाय लिन शेन द्वारा भेजे गए मुद्दे को लिख लिया और अपना शोध शुरू कर दिया। भयंकर शक्ति को सुई में बदलना कैथरीन के लिए मुश्किल नहीं था। चुनौती ये थी कि इतनी विशुद्ध शक्ति को उसके उतार चढ़ाव में अदृश्य बनाया जाए, जबकि इसकी मूल गति और शक्ति बनी रहे। ये बेहद कठिन था। कैथरीन ने कई तरीके आजमाए, लेकिन एक आदर्श संतुलन हासिल करना मुश्किल था। उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किसी को गति और शक्ति का त्याग करना पड़ता था। गति और शक्ति को बनाए रखने के लिए उतार चढ़ाव को इस हद तक नियंत्रित करना मुश्किल था कि वे पता ही न चल पाएं। कैथरीन ने लंबे समय तक शोध किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं पा सकी। हालांकि इसे कुछ विशेष सहज कौशल से हल किया जा सकता था, लेकिन कैथरीन ऐसे समाधानों को अपने से नीचे मानती थी। उसे लगा कि इसे हल करने के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करने से केवल कुदाले का मजाक ही उड़ेगा। इस प्रकार कैथरीन एक ऐसा समाधान खोजने के लिए दृढ़ थी जो किसी विशेष सहज कौशल पर निर्भर न हो, क्योंकि केवल ऐसा उत्तर ही कुदाले को वास्तव में आश्वस्त कर सकता था। लिन शेन ने अब रेड हॉट ए के बारे में चिंता नहीं की। यांत्रिक घड़ी को वेई वुफू को वापस भेज दिया और दोषपूर्ण विकास सिद्धांत पर अपना शोध जारी रखा। दोषपूर्ण विकास सिद्धांत ऐसी चीज थी जिसे वह दूसरों को सौंपने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लिन शेन ने पहले भी कई बार मानक और गलत संस्करणों की तुलना की थी और पाया कि केवल कुछ ही जगहें थी जहां गलत संस्करण मानक संस्करण से अलग था। हालांकि इन कुछ बदलावों के बाद दोनों ग्रंथों का अर्थ पूरी तरह से अलग हो गया था। कोई यह कह सकता है कि उन कुछ जगहों पर त्रुटियों ने विकास सिद्धांत के मूल को पूरी तरह से उलट दिया। ऐसा लगता है कि केवल एक ही तरीका बचा है, विकास सिद्धांत के आरोहण अध्याय के मानक संस्करण को गलत संस्करण के मूल से मेल खाने के लिए बदलना। अगर वह काम नहीं करता है तो मेरे पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। लिन शेन ने मानक विकास सिद्धांत को संशोधित करना शुरू किया। स्पष्ट रूप से यह एक कठिन कार्य था। लिन शेन वास्तव में इस कार्य को वेई वुफू को सौंपना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वेई वुफू ने विकास सिद्धांत के गलत संस्करण का अभ्यास नहीं किया था। इस तरह की आंतरिक साधना को केवल शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। सिद्धांत रूप में सहानुभूतिपूर्ण समझ हासिल करना असंभव है, क्योंकि दो लोगों के अनुभव बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, भले ही वे बहुत समान हों। किसी के व्यक्तित्व, समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण और विचार पैटर्न को पूरी तरह से संरेखित करना और भी कठिन है। इसलिए चाहे लिन शेन ने इसे कैसे भी वर्णित किया हो या वेई वुफू को समझाया हो, वह वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि विकास सिद्धांत के गलत संस्करण को विकसित करने में कैसा महसूस होता है। केवल अभ्यासी ही वास्तव में उस भावना का अनुभव कर सकता है। लिन शेन ने सबसे पहले संपूर्ण मानक विकास सिद्धांत को याद किया, जो कि उनके जैसे औसत स्मृति वाले व्यक्ति के लिए काफी दिमाग खपाने वाला काम था। मानक विकास सिद्धांत को याद करके उन्होंने इसकी एक व्यवस्थित समझ भी हासिल की। अमीर लोग तकनीक पर निर्भर करते हैं, गरीब लोग उत्परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। मानक विकास सिद्धांत अमीर लोगों का तरीका है जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संसाधनों और तकनीकों का भरपूर उपयोग करते हैं। दूसरी ओर गलत विकास सिद्धांत स्पष्ट रूप से गरीबों का तरीका है। परिस्थितियां जितनी कठोर होंगी, व्यक्ति का खुद का उत्परिवर्तन उतनी ही तेजी से होगा। लिन शेन ने मानक विकास सिद्धांत को तदनुसार संशोधित करने के लिए दोनों के बीच मूलभूत अंतरों की व्याख्या करने का प्रयास किया। हालांकि इस समझ के आधार पर लिन शेन ने मानक विकास सिद्धांत में कुछ बदलाव करने का प्रयास किया और पाया कि यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने कल्पना की थी। बेस म्यूटेशन अध्याय में कुछ प्रमुख बिंदुओं में बदलाव करना और मानक विकास सिद्धांत को दूसरे मूल में बदलना जो बिल्कुल विपरीत है, बहुत मुश्किल था। जिस व्यक्ति ने इस गलत विकास सिद्धांत को बनाया है वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि वे इसे कैसे लेकर आए। लिन शेन ने रात भर शोध किया और फिर भी इसे समझ नहीं पाया। वह इसके बारे में काफी भावुक था। जब वेई वुफू नाश्ते के लिए दरवाजा खटखटाने आया, तभी लिन शेन को एहसास हुआ कि कुछ देर के लिए उजाला हो गया था। वेई एक नए पदोन्नत आरोही के लिए विकास कौशल को संशोधित करने और इसके मूल को बदलने के लिए सबसे आसान शुरुआती बिंदु क्या है? लिन शेन विचारों से रहित वेई को देखकर अपने संदेहों को पूछने से खुद को रोक नहीं सका। आप विकास कौशल समस्याएं हैं, वेई ने कहा। वास्तव में समस्याएं हैं। आप जानते हैं कि मैं विकास सिद्धांत का अभ्यास करता हूं, लेकिन विकास सिद्धांत का मेरा संस्करण मानक संस्करण से थोड़ा अलग है। इसका मूल बिल्कुल विपरीत है। अब विकास सिद्धांत के जिस संस्करण का मैं अभ्यास करता हूं, उसमें बेस म्यूटेशन के बाद का हिस्सा नहीं है।
इसलिए मैं केवल मानक विकास सिद्धांत को संशोधित करने का प्रयास कर सकता हूं, ये देखने के लिए कि क्या मैं इसे उस तरह का बना सकता हूं जिसकी मुझे आवश्यकता है, लिन शेन ने वेई के साथ खुलकर साझा किया। बदला नहीं जा सकता। वेई वुफू की प्रतिक्रिया लिन शेन पर डाले गए ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थी। क्या ये वास्तव में असंभव है? लिन शेन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, ये जानते हुए कि सब कुछ इच्छानुसार नहीं बदला जा सकता है। त्रुटिपूर्ण विकास सिद्धांत के निर्माता को संभवतः प्रेरणा का एक क्षण मिला होगा और उसने बेस म्यूटेशन अध्याय में मनमाने संशोधन किए होंगे जिससे यह एक अलग रास्ते पर चला जाएगा। लेकिन आरोही अध्याय की सामग्री मानक विकास सिद्धांत से आगे बढ़ी। यह उसी रास्ते पर शुरू करने जैसा था, फिर सड़क पर एक कांटे पर पहुंचना और गलत रास्ता चुन लेने के बाद अब आप मार्ग खोजने के लिए मूल मानचित्र का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानचित्र पर ऐसा कोई मार्ग नहीं है। चाहे आप इसे मानचित्र से कैसे भी तुलना करें, आप रास्ता नहीं खोज सकते। ये तलवार की तलाश में नाव को चिन्हित करने से अलग नहीं है। बदलने के लिए ये काम नहीं करेगा, बदलने के लिए नहीं, आपको अपना रास्ता अपनाना होगा, शायद वह काम करेगा। वेई वुफू ने गंभीरता से कहा। वेई वुफू के शब्दों को सुनकर लिन शेन कुछ चौंके बिना नहीं रह सका। फिर उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वेई, तुम मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हो। मेरी प्रतिभा औसत दर्जे की है। मैं एक बुनियादी विकास कौशल में भी महारत हासिल नहीं कर सकता और यह मेरा पहला मौका है जब मैं आरोही स्तर में प्रवेश कर रहा हूं। तुम मुझसे अपना खुद का विकास कौशल बनाने के लिए कह रहे हो, लेकिन मेरा ज्ञान और समझ पर्याप्त नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनुभव मेरे पास है। देखो मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो। वेई वुफू मुड़ा और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया, इसे अंदर से बंद कर दिया। फिर वह लिन शेन के पास चला गया। वेई वुफू ने लिन शेन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी पसलियों के बाईं ओर दबाया और फिर लिन शेन से कहा, मेरे पीछे आओ और देखो। लिन शेन की नज़र में वेई वुफू के पूरे शरीर पर केवल एक एक्यू पॉइंट था जिसे उसकी एकमात्र कमजोरी माना जा सकता था। वेई वुफू के शरीर से एक बैंगनी धुंध उठने लगी और लिन शेन को लगा कि उसकी अपनी ताकत वेई वुफू के भीतर से किसी बल द्वारा खींची जा रही है जो उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। लिन शेन जानता था कि यह कितना खतरनाक था। किसी और की ताकत को सक्रिय रूप से अपने शरीर में खींचना, विशेष रूप से किसी कमजोर जगह के माध्यम से। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वेई वुफू घायल हो सकता था, संभवतः अपूरणीय क्षति भी हो सकती थी। आखिरकार यह उसकी एकमात्र कमजोरी थी जिसे कोई उसकी सुरक्षा के द्वार के रूप में वर्णित कर सकता है। अगर साधना के दौरान कोई चोट लग जाती है, परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस बिंदु पर लिन शेन अब बहुत अधिक सोचने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए वेई वुफू के साथ सहयोग करने के लिए खुद को तैयार किया। लिन शेन की ताकत का एक निशान उसके शरीर के माध्यम से वेई वुफू का अनुसरण करता था, जैसे कि लिन शेन व्यक्तिगत रूप से वेई वुफू के विकास कौशल की खेती का अनुभव कर रहे थे। वेई वुफू फीनिक्स कबीले के एक गुप्त विकास कौशल का अभ्यास कर रहे थे जिसे फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह अभी भी फीनिक्स कबीले के सर्वोच्च विकास कौशल फीनिक्स निर्वाण कौशल से कम था, फिर भी यह ब्रह्मांड में एक अत्यंत दुर्लभ उन्नत विकास कौशल था। फीनिक्स कबीला वर्तमान में सार्वभौमिक अंतर्जातीय रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। ये रैंकिंग कुछ हद तक सर्वोच्च कबीले के साथ साझा की गई उसी कमजोरी से पीछे रह गई थी जो उनके सदस्यों की कमी थी, अन्यथा वे और भी अधिक रैंक कर सकते थे। हालांकि फीनिक्स कबीले ने किसी भी जन्मजात निर्वाण प्राणियों को जन्म नहीं दिया था, लेकिन एक पहलू में फीनिक्स कबीला शायद सर्वोच्च कबीले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फीनिक्स कबीले का एक शुद्ध रक्त सदस्य आमतौर पर 10वें मोड़ के आरोहण पर पैदा होता है, जो निर्वाण से गुजरने के लिए फीनिक्स निर्वाण कौशल की खेती करता है, आसानी से सफल होता है और न केवल निर्वाण से गुजरता है बल्कि महान निर्वाण से गुजरता है। फीनिक्स कबीले के सभी शुद्ध रक्त सदस्य फीनिक्स निर्वाण कौशल का अभ्यास करते हैं। हालांकि सर्वोच्च कबीले के विपरीत फीनिक्स कबीले में कई मिश्रित रक्त सदस्य हैं। फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए फीनिक्स कबीले के मिश्रित रक्त सदस्यों के लिए विशेष रूप से बनाए गए विकास कौशल में से एक है और यह एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली विकास कौशल है। सिक्सपाथस फीनिक्स आर्ट, जिसका अभ्यास वान नियानबेई ने किया था, वास्तव में फीनिक्स निर्वाण कौशल से उत्पन्न हुआ था। यह एक विकास कौशल था जिसे डीमैन जनजाति के एक राजा ने बनाया था, जिसने फीनिक्स निर्वाण कौशल से प्रेरणा ली थी। मूल लक्ष्य डीमैन जनजाति के सदस्यों को फीनिक्स निर्वाण कौशल के प्रभावों को प्राप्त करने और आसानी से महान निर्वाण को पूरा करने की अनुमति देना था। दुर्भाग्य से सिक्सपाथस फीनिक्स आर्ट की खेती करने की कोशिश करने वाले अधिकांश विषयों को रास्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ा। केवल वान नियानबेई ने सिक्सपाथस फीनिक्स लाइफ बेस को सफलतापूर्वक संघनित किया। सिक्सपाथस फीनिक्स को आधार के रूप में आधार बनाकर वान नियानबेई को फीनिक्स कबीले के शुद्ध रक्त सदस्यों की तरह बिना किसी प्रयास के महान निर्वाण में प्रवेश करने का अवसर मिला। दुख की बात है कि अब वह मर चुका है और केवल अधूरा सिक्सपाथस फीनिक्स स्पिरिट बेस बचा है।
लिन शेन ने वेई वुफू के शरीर के भीतर शक्ति का संचार महसूस किया। आकाश में नाचते हुए फीनिक्स की तरह दबंग, पूर्व से आने वाली बैंगनी क्यूई की शुभ उपस्थिति जैसा निरंतर और अजेय सीधे आसमान की ओर बढ़ रहा है। इस आभा ने लिन शेन को यह भ्रम दिया कि वेई वुफू के शरीर के भीतर बैंगनी क्यूई से बना एक फीनिक्स प्रतीत होता है, जो लपटों का एक अंतहीन निशान खींच रहा है, जैसे कि यह किसी भी क्षण फट जाएगा। इसके पंख बादलों के माध्यम से सबसे ऊंचे स्वर तक चढ़ रहे हैं। प्राचीन काल से बैंगनी क्यूई पूर्व से आती है। भोर से पहले की पहली रोशनी। सुबह की आत्मा फीनिक्स के शरीर में बदल जाती है। भोर का समय सुबह की रोशनी का स्वागत करता है। फीनिक्स की हड्डियां बेर के फूलों की तरह गर्वित होती हैं। फीनिक्स का साहस स्वर्ग की तरह पतला धर्म। फीनिक्स का दिल बहादुर और अडिग। फीनिक्स का मंत्र पहाड़ों की तरह भारी। फीनिक्स की क्यूई विशाल और स्थायी। फीनिक्स का विलाप जिससे सारा जीवन निकलता है। वेई वुफू की आवाज़ लिन शेन के कानों में गूंजी। ये पहली बार था जब लिन शेन ने वेई वुफू को धारा प्रवाह बोलते हुए इतनी लंबी बात करते हुए सुना था। वह आवाज़ मधुर और शक्तिशाली थी, धातु की टक्कर की तरह या स्टील पर पत्थर की छेनी की तरह। प्रत्येक शब्द आत्मा को झकझोर रहा था, ऐसा महसूस करा रहा था कि इसे मिटाया नहीं जा सकता। लिन शेन समझ गए कि वेई वुफू संदेश दे रहे थे उसे। फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए का सच्चा सार समझ में आ गया। उम्मीद है कि वह सादृश्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वेई वुफू के भीतर शक्ति के प्रवाह को महसूस करते हुए और उसके शब्दों को सुनते हुए लिन शेन के मन में एक छवि उभरी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंधेरे में, बिल्कुल पूर्वी सीमा पर जहां स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है, बैंगनी भोर की एक लकीर अंधेरे को चीरती हुई धीरे धीरे प्रकाश के साथ उठती हुई आकाश को ढकने वाले अंधेरे से मुकाबला करती हुई बैंगनी क्यूई एक फीनिक्स में बदल गई, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से घूमती थी, निर्भयता से काले शून्य में प्रवेश करती थी। गर्वित लेकिन अभिमानी नहीं, आकाश की सीमाओं से परे धर्मी, आगे बढ़ती हुई, वादों को महत्व देती हुई, जीवन और मृत्यु पर प्रकाश, और भले ही धूल में मिल जाए, लेकिन ये दुनिया के लिए प्रकाश की एक झलक छोड़ जाएगी। अचानक लिन शेन को समझ में आ गया कि वेई वुफू का कौशल फीनिक्स मिस्टिक पीछे हटने के बिना लड़ने के प्रतिबंध के साथ क्यों आया था। शायद ये बैंगनी क्यू फीनिक्स मंत्र नहीं था जिसने वेई वुफू को प्रतिबंधित किया। प्रतिबंध दृढ़ता को संभव बनाते हैं, और ये दृढ़ता ही है जो प्रतिबंधों की ओर ले जाती है। फीनिक्स मिस्टिक की सीमा वेई वुफू को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं है, बल्कि वेई वुफू की दृढ़ता फीनिक्स मिस्टिक को उसका चरित्र प्रदान करती है। लिन शेन को अचानक एहसास हुआ कि वह विकास सिद्धांत को क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि अब तक उसने विकास सिद्धांत के दोषपूर्ण संस्करण का सही अर्थ नहीं समझा था। वह केवल कौशल स्तर पर ही बना रहा। वेई वुफू ने लिन शेन को बैंगनी क्यू फीनिक्स मंत्र के अपने अभ्यास का निरीक्षण करने के लिए कहा, लिन शेन को यह समझने की इच्छा रखते हुए कि विकास कौशल का अपना मूड और चरित्र है। केवल विकास सिद्धांत के दोषपूर्ण संस्करण के मूड और चरित्र को समझकर, या बल्कि अपने स्वयं के मूड और चरित्र को पाकर, वह आगे का रास्ता देख पाएगा और दोषपूर्ण विकास सिद्धांत के उत्तरार्ध को जारी रखने में भी कामयाब हो सकता है। दोषपूर्ण विकास सिद्धांत का मूड और चरित्र क्या है? क्या ये पर्यावरण द्वारा जबरन मजबूत किया जाना और उत्परिवर्तन है? क्या ये पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए स्वयं का उत्परिवर्तन है? ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई भी नहीं है, ये केवल कौशल के स्तर पर हैं। लिन शेन को अचानक पता चला कि जिस विकास कौशल का उसने अभ्यास किया था, उसमें मूड और चरित्र की कमी थी, मानो वह भाग्य की धाराओं के साथ बह रहा था। वेई जैसा कोई बनना, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं लगता। मुझमें वेई के जिद्दी पालन की कमी है, और मुझे डर है कि मैं इस जीवनकाल में कभी भी उसके दायरे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लिन शेन ने अपने दिल में सोचा, तो मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं किसके लिए खड़ा हूँ? और मेरी सीमाएं क्या हैं? उसके 4 जन्मजात कौशल, जीवन आधार जन्मजात कौशल के साथ लगभग कोई प्रतिबंध नहीं थे। सुपर बेस पैटर्न दुनिया की ताकत खींच सकता था। सुपर बेस परिवर्तन उसके अपने शरीर को सक्रिय कर सकता था। सुपर बेस रिकास्ट को 1000 बार जाली बनाया गया था, और सुपर बेस फॉर्म ने उसके शरीर को उत्परिवर्तित करने की अनुमति दी थी। ऐसा लग रहा था कि यह सब खुद को बेहतर बनाने के लिए था, बदले में कुछ भी दिए बिना दुनिया से सिर्फ लेना। मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लिन शेन को एहसास हुआ कि वह वेई द्वारा अपनाए गए रास्ते पर नहीं चल सकता। शुरू से ही उसके पास वेई जैसी धार्मिकता नहीं थी। चूंकि मैं दोषपूर्ण विकास सिद्धांत को विकसित करने में सक्षम था, शायद ये ठीक से दर्शाता है कि मेरे भीतर कुछ गुण दोषपूर्ण विकास सिद्धांत से मेल खाते हैं, केवल मैं इसके बारे में अनजान हूँ। तो वास्तव में मेरे भीतर कौन से गुण हैं जो दोषपूर्ण विकास सिद्धांत से मेल खाते हैं? लिन शेन ने कड़वाहट से सोचा, फिर भी जवाब नहीं पा सका। अचानक लिन शेन को कुछ एहसास हुआ, उसकी आंखें चमक उठी। मैं वास्तव में क्या कर रहा हूँ? मैं अपने लिए सीमाएं क्यों निर्धारित कर रहा हूँ? मुझे विकास सिद्धांत को सीमित क्यों करना चाहिए? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल ही अंतिम पंक्ति है, और चूंकि विकास सिद्धांत ने मुझे चुना है, तो मैं ही इसका अंतिम पंक्ति हूँ। हम पहले से ही सार रूप में एक हो चुके हैं।
जैसे ही लिन शेन के विचार बदले, उसके शरीर के भीतर की शक्ति भी अपने आप प्रवाहित होने लगी और विकास सिद्धांत उसके भीतर स्वतंत्र रूप से बढ़ने लगा। मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, लगातार लेते हुए बड़ा हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि बिना दिए केवल लेता रहा। लेकिन अगर आप इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो क्या ये कहा जा सकता है कि मेरा अस्तित्व ही देने का एक रूप है। एक खाली कागज की शीट, एक अप्रयुक्त पेंसिल, ये सिर्फ एक कागज की शीट और एक पेंसिल है। अगर कोई उनका उपयोग नहीं करता है तो उनका अस्तित्व ही उनका उद्देश्य है। अगर कोई पेंसिल उठाकर कागज पर कुछ लिखता है तो कागज और पेंसिल दोनों का इस्तेमाल होगा, जो कि शुद्ध उपभोग प्रतीत होता है। लेकिन क्या ये कागज और पेंसिल को एक अलग अर्थ नहीं देता है? लोगों की नज़र में दुनिया से लेना स्वार्थ है, लेकिन दुनिया के नज़रिए से शायद ये देने का दूसरा रूप है। रंगों के बिना, रेखाओं के बिना, उतार चढ़ाव के बिना कोई पेंटिंग नहीं होती। भाषा के बिना, दृश्यों के बिना, पात्रों के बिना, घटनाओं के बिना कोई कहानी भी नहीं होती। अलग अलग चित्रकार अलग अलग काम करते हैं, वे टुकड़े सुंदर या दुखद हो सकते हैं, शायद संत, संभवतः बुरे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अब केवल खाली नहीं हैं। शायद सिर्फ जीते रहने से ही मैं इस दुनिया में अपना उद्देश्य पूरा कर रहा हूँ। मुझे बस खुद को अच्छी तरह से जीने, शानदार तरीके से जीने, आज़ादी से जीने, अपने सच्चे स्व को जीने, एक अनोखा जीवन जीने की ज़रूरत है, और यही दुनिया को मेरा बदला है। जैसे जैसे लिन शेन के विचार चलते रहे, उनके शरीर के भीतर शक्ति का प्रवाह भी तेज होता गया, जो उनके विचारों के जवाब में प्रतीत होता है। हाँ, यही है, मैं जीवन में अर्थ क्यों ढूंढ रहा हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार जीना ही सबसे बड़ा अर्थ है। लिन शेन को अपार खुशी महसूस हुई, मानो उसने अपनी बेड़ियां तोड़ दी हों। यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर की शक्ति भी खुशी से उछलती हुई, बेरोक-टोक बहती हुई लग रही थी। लिन शेन को लगा कि विकास सिद्धांत अब कुछ अलग था, लेकिन वह ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया कि यह कैसे बदल गया था। अचानक लिन शेन के शरीर के भीतर घूमती शक्ति, एक चक्कर लगाने के बाद वेई वुफू के शरीर के अंदर की शक्ति के साथ साथ वेई वुफू में भी प्रवाहित हुई। इससे लिन शेन को डर लगा, ये वेई वुफू के शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा था, और वेई वुफू अभी भी फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए का संचार कर रहा था। उसे परेशान करने से अकल्पनीय परिणाम हो सकते थे, लेकिन अब इसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। लिन शेन की ताकत लगातार वेई वुफू के शरीर में भरती रही, वेई वुफू की ताकत के प्रवाह के साथ विलीन होती रही और उसके साथ लगातार बहती रही। लिन शेन ने वेई वुफू के विकास कौशल के चमत्कार को और भी गहराई से महसूस किया, जैसे कि वह व्यक्तिगत रूप से फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए की खेती कर रहा हो। .net लिन शेन ने वेई वुफू के मूड और भावना को समझा, और वेई वुफू के भीतर की शक्ति लिन शेन के विकास सिद्धांत से प्रभावित हुई, कुछ अकथनीय परिवर्तनों से गुजरने लगी। जब लिन शेन की ताकत उसके शरीर में वापस आ गई, तो वेई वुफू के फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए का संचार भी बंद हो गया। लिन शेन बहुत खुश था, क्योंकि जब उसने म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड का फिर से इस्तेमाल किया तो एवोल्यूशन थ्योरी ने आखिरकार असर दिखाया, लिक्विड को बेस म्यूटेशन दरों में बदल दिया। वेई, तुमने फिर से मेरी बहुत मदद की है, लिन शेन ने खुशी से कहा। ये थोड़ा अलग है, वेई ने अपनी भौहें सिकुड़ी, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा था, लेकिन जल्द ही वेई ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने अपनी भौहें चिकनी करते हुए कहा, ये अच्छा है। अगर यह ठीक है तो यह अच्छा है। लिन शेन को कुछ चिंता थी कि फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए पर उसके एवोल्यूशन थ्योरी के प्रभाव से वेई को परेशानी हो सकती है। इतना सारा असेंशन लिक्विड पीने के बाद लिन शेन को खाने का मन नहीं हुआ, इसलिए वह वेई के साथ रिंग माउंटेन प्लैनेट पर सुपरसोस ड्रैगन्स का शिकार करने चला गया। वेई लिन शेन से कहीं ज्यादा मेहनती था, अभी ज्यादा समय नहीं बीता था, फिर भी उसके डेथ पाउडर की सोल हार्वेस्टिंग स्किल 6 तरह के सुपरसोस ड्रैगन्स के लिए 100/100 पर पहुंच चुकी थी, और उसके पास 10 से ज्यादा दूसरे प्रकारों के लिए दर्जनों पॉइंट थे। वेई और लिन शेन के विचार भी ऐसे ही थे। एक बार जब वह एक तरह के सुपरसोस ड्रैगन के लिए पॉइंट भर लेता तो वह उस तरह के ड्रैगन को मारना बंद कर देता और दूसरे तरह के सुपरसोस ड्रैगन्स का शिकार करना शुरू कर देता। यह एक उत्परिवर्तित सुपरसोस ड्रैगन है। लिन शेन और वेई एक दूसरे रिंग माउंटेन के शिखर पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई दर्जन सुपरसोस ड्रैगन्स के समूह को देखा। ये सुपरसोस ड्रैगन्स मगरमच्छों जैसे दिखते थे, जिनके लंबे चौड़े मुंह हारी के दांतों जैसे थे। उनके शरीर भी एक समान हरे रंग के थे। हालांकि ड्रैगन्स में से एक का रंग सफेद था, जिसकी पीठ से हड्डी के स्पर्श निकल रहे थे, और सिर से पूंछ तक यह विशेष रूप से क्रूर लग रहा था। लिन शेन और वेई वुफू ने एक दूसरे को देखा और साथ ही अपने लाइफ बेस को बुलाया। पंखा रिंग माउंटेन में घुस गया और खुल गया। पंखे की हड्डियों के सिरों पर प्रकाश के लंबे लंबे पंख दिखाई देने लगे, जो प्रकाश की तलवारों में बदल गए, जो पहाड़ के भीतर नाचने लगीं। अधिकांश सुपरसोस ड्रैगन पंखे की हड्डी की लाइट स्वॉर्ड्स के एक भी वार का सामना नहीं कर सके और शरीर के आर पार हो गए। कुछ सुपरसोस ड्रैगन ने अपने मुंह से रॉड के आकार के लाइफ बेस उगल दिए, जो पंखे की हड्डी की लाइट स्वॉर्ड से टकराए बिना ही ताकत में कमी आ गई।
लिनशेन बहुत खुश था क्योंकि उसने म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड का फिर से इस्तेमाल करने के बाद एवोल्यूशन थ्योरी ने आखिरकार असर दिखाया, लिक्विड को बेस म्यूटेशन दरों में बदल दिया। वेई, तुमने फिर से मेरी बहुत मदद की है, लिनशेन ने खुशी से कहा। ये थोड़ा अलग है, वेई ने अपनी भौहें सिकुड़ी, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा था, लेकिन जल्द ही वेई ने इसे स्वीकार कर लिया। उसकी भौहें चिकनी हो गईं और उसने कहा, ये अच्छा है। अगर यह ठीक है तो यह अच्छा है। लिनशेन को कुछ चिंता थी कि फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए पर उनके एवोल्यूशन थ्योरी का प्रभाव वेई के लिए परेशानी ला सकता है। इतना सारा असेंशन लिक्विड पीने के बाद लिनशेन को खाने का मन नहीं हुआ, इसलिए वह वेई के साथ रिंग माउंटेन प्लैनेट पर सुपरसोज ड्रैगन का शिकार करने चला गया। वेई लिनशेन से कहीं ज्यादा मेहनती था, ज्यादा समय नहीं बीता था, फिर भी उसके डेथ पाउडर की सोल हार्वेस्टिंग स्किल 6 तरह के सुपरसोज ड्रैगन के लिए 100/100 तक पहुंच चुकी थी और उसके पास 10 से ज्यादा दूसरे प्रकारों के लिए दर्जनों पॉइंट थे। वेई और लिनशेन के विचार एक जैसे थे, एक बार जब वह एक तरह के सुपरसोज ड्रैगन के लिए पॉइंट भर लेता तो वह उस तरह के ड्रैगन को मारना बंद कर देता और दूसरे तरह के सुपरसोज ड्रैगन का शिकार करना शुरू कर देता। यह एक उत्परिवर्तित सुपरसोज ड्रैगन है। लिनशेन और वेई एक अन्य रिंग पर्वत के शिखर पर पहुंचे, जहां उन्होंने इसके भीतर कई दर्जन सुपरसोज ड्रैगन के समूह की खोज की। ये सुपरसोज ड्रैगन मगरमच्छों जैसे दिखते थे, जिनके लंबे चौड़े मुंह हारी के दांतों जैसे दांतों से भरे हुए थे। उनके शरीर भी एक समान हरे रंग के थे। हालांकि ड्रैगन में से एक का रंग कंकाल जैसा सफेद था, जिसकी पीठ से हड्डी के स्पर्श निकल रहे थे और सिर से पूंछ तक यह विशेष रूप से क्रूर लग रहा था। लिनशेन और वेई वुफू ने एक दूसरे को देखा और साथ ही अपने जीवन आधारों को बुलाया। पंखा रिंग पर्वत में घुस गया और खुल गया। पंखे की हड्डियों के सिरों पर प्रकाश के लंबे पंख दिखाई देने लगे, जो प्रकाश की तलवारों में बदल गए जो पर्वत के भीतर नृत्य कर रहे थे। अधिकांश सुपरसोज ड्रैगन पंखे की हड्डी की लाइट स्वॉर्ड्स के एक भी वार का सामना नहीं कर सके और शरीर के आर पार हो गए। कुछ सुपरसोज ड्रैगन ने अपने मुंह से छड़ के आकार के जीवन आधारों को उगल दिया, जो शक्ति में कमी आए बिना पंखे की हड्डी वाली लाइट तलवारों से टकरा गए। व्हाइट रोब के प्रभाव में उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन की ताकत और गति बहुत कमजोर हो गई थी। लिनशेन ने फिर से दूसरी तकनीक डिस्पर्स का इस्तेमाल किया और फैन बोन लाइट स्वॉर्ड्स ने वुल्फ फैंग क्लब बेस के चारों ओर चक्कर लगाया और उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन पर हमला किया, जो प्रतिरोध नहीं कर सका और जल्द ही एक छत्ते की तरह छेदों से भर गया। जल्दी मत करो, डेथ पाउडर, एक हिट। वेई वुफू ने लिनशेन से कहा कि उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन को न मारें और डेथ पाउडर को अंतिम वार करने के लिए छोड़ दें। लिनशेन ने सिर हिलाया और आखिरी वार डेथ पाउडर पर छोड़ दिया, जबकि उनकी फैन बोन लाइट स्वॉर्ड्स ने अन्य साधारण मगरमच्छ ड्रैगन को साफ कर दिया। उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन के मर जाने के बाद जो मगरमच्छ ड्रैगन भाग सकते थे वे हरे रंग के तरल में भाग गए। जो भागने में सफल नहीं हुए उन्हें फैन बोन लाइट स्वॉर्ड्स ने पीछे छोड़ दिया। डेथ पाउडर ने स्थिति का फायदा उठाया और कई और साधारण मगरमच्छ ड्रैगन को मार डाला। लिनशेन और उनके साथी ने युद्ध के मैदान को साफ करना शुरू कर दिया, मगरमच्छ ड्रैगन के शवों को बाहर निकाला और उनके असेंशन लिक्विड को इकट्ठा किया। म्यूटेटेड मगरमच्छ ड्रैगन 7वें मोड़ पर था और उसके म्यूटेटेड स्पिरिट बेस वुल्फ फैंग क्लब में पहले से ही शीर्ष स्तरीय विशेषताएं थीं, जिसमें पूरी ताकत और कठोरता थी, और कठोरता और गति अधिकतम से केवल 2 अंक कम थी। बेस टैलेंट वुल्फ फैंग बाइट के साथ, जिसने ताकत और गति को बढ़ाया और एक फाड़ने वाले प्रभाव के साथ आया। इस 7वें मोड़ के स्पिरिट बेस की विनाशकारी शक्ति लिनशेन के इनहेरिटेंस फैन की तुलना में उतनी ही मजबूत थी, अगर उससे ज्यादा नहीं। वेई, जब हम एक साथ काम करते हैं तो उच्च स्तरीय म्यूटेटेड असेंशन को मारना खरबूजे को काटने और सब्जियां काटने जैसा है। बिल्कुल अजय, लिनशेन ने असेंशन लिक्विड इकट्ठा करते हुए कहा। इनहेरिटेंस फैन की दूसरी तकनीक डिस्पर्स, पहली तकनीक ओपन के विपरीत ताकत और गति के गुणों को बढ़ाती है, लेकिन कठोरता और मजबूती को मजबूत नहीं करती। इसलिए जबकि फैन बोन लाइट स्वॉर्ड अपनी विनाशकारी शक्ति में शक्तिशाली थी, इसकी अपनी स्थायित्व काफी सामान्य थी। आमने सामने जाना असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन दुश्मन को मारने के लिए ये वास्तव में काफी तेज थी। वेई के व्हाइट रोब ने दुश्मन की विशेषताओं को कमजोर कर दिया। फैनबोन लाइट स्वॉर्ड्स को प्रतिद्वंद्वी के बेस के खिलाफ कड़ी टक्कर देने की जरूरत नहीं थी। बेस को बाईपास करना और प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदुओं पर हमला करना पर्याप्त था। उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन, जिसकी गति, ताकत, कठोरता सभी व्यापक रूप से कमजोर हो गई थी, बच नहीं सका और फैनबोन लाइट स्वॉर्ड्स द्वारा जल्दी से नष्ट कर दिया गया। दूसरे विचार पर लिनशेन ने महसूस किया कि वेई को वास्तव में उसके साथ सेना में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी। वेई पहले से ही अपने आप में काफी मजबूत था। एक बार जब उसने सफेद वस्त्र धारण कर लिया तो आरोही स्तर पर ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे हरा सकते थे। वेई मूलतः कोसिमो का एक असीम रूप से उन्नत संस्करण था जो भगवान धरती पर अवतरित हुआ था, लेकिन वेई कोसिमो से ज्यादा जानता था, तकनीकी रूप से ज्यादा शक्तिशाली था और अधिक स्थिर था। अगर उस समय लिनशेन का प्रतिद्वंद्वी वेई होता तो संभवतः लिनशेन ही मारा जाता।
वेई जाहिर तौर पर ऐसी जानकारी के बिना बस सहमत हो गया और सुपरसोर्स ड्रैगन का शिकार जारी रखने में लिन शेन के साथ शामिल हो गया। लिन शेन ने वेई को वुल्फ फैंग क्लब की पेशकश की, लेकिन वेई ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसे अपने दम पर लड़ने में मजा आता है और उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लिन शेन ने लड़ाई में वुल्फ फैंग क्लब को नियंत्रित करने की कोशिश की और महसूस किया कि आमने सामने की स्थिति में यह उसके पंखे से ज़्यादा प्रभावी था। एक झटके में ये सरल और सीधा था और साधारण बेस टुकड़े टुकड़े हो गए। यह एहसास काफ़ी रोमांचकारी था। उसने अपने बेस को तुरंत इसे अवशोषित करने देने की योजना बनाई थी, लेकिन इस अत्यधिक शक्ति की भावना का अनुभव करने के बाद लिन शेन ने इसे कुछ समय के लिए और इस्तेमाल करने का फैसला किया। पूर्ण प्रभुत्व की एक ऐसी अनुभूति जो हल्के हथियार आसानी से प्रदान नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से उत्परिवर्तित सुपरसोर्स ड्रैगन और हाइटन असेंशन सुपरसोर्स ड्रैगन दुर्लभ थे। परिवहन के लिए उल्टी गिनती समाप्त होने तक दोनों को कोई और उत्परिवर्तित सुपरसोर्स ड्रैगन नहीं मिला और उन्हें अपनी लूट के साथ विशाल रिंग स्टार पर वापस लौटना पड़ा।